गुड मॉर्निंग जयम्बे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके। गुड सो हम मॉर्निंग। लोग मैं अभी जादर में बैठा हूँ और श्रीनाथ जी दादा के इधर जादर के घर में बैठा हूँ। और आज इधर आया था मुदनेश्वर दादा के दर्शन करने का, हिंगलाज माता के दर्शन करने का। सभी के लिए प्रार्थना किए, सभी का हेल्थ वेल हैप्पीनेस अच्छा हो और सभी का 1 करोड़ से ज्यादा इनकम जो हमने प्लान किया है वो भगवान पूरा करे। इसके लिए मैंने प्रार्थना करने को आया। दोनों जगह कर दिया, आज फिर से मुदनेश्वर दादा को प्रार्थना कर दूंगा। लेकिन हम शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से करेंगे। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता तामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। और हम सभी के हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे 10 सेकंड के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग जितने भी लोग इस संसार से शरीर त्याग चुके हैं उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, उसके लिए हम 10 सेकंड की प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जादर का घर दिख रहा है आपको? अमोल भाई, बहुत मजा आ गया जादर आके। चलो अच्छी बात है, ओवर टू यू। मैं अभी जादर में हूँ तो आप लोग कैरी ऑन करिए। जरूर जरूर। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। और दोस्तों, अभी ये 45 डेज चैलेंज बोलते हैं ना, काउंट डाउन, रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका काउंट डाउन होता है। वैसे काउंट डाउन है बहुत लोगों का। दोस्तों, ये फीडबैक आया, सर 45 डेज नहीं, अभी तो इतना चार्ज हो गए, इसको कंटिन्यू रखो। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी होना चाहिए, जरूर दूसरी का आएगा। लेकिन आज सबके लिए पहले तो सबका स्वागत है आज के मंच के ऊपर। क्योंकि आज मैं रियली बोलता हूँ, आपको जहां नेटवर्क अच्छा मिलता है वहां बैठे रहो, बिल्कुल यहाँ वहां मत मिस करना। एक एक चीज आपको ऐसी मिलेगी ना आज के रिस्पेक्टिव स्पीकर से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने, बोलते हैं ना हाईवे के ऊपर मोड़ होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे आज के स्पीकर है। और मीन्स जैसे मैंने दमानी सर के लिए कहा था कि उनका अगर मैं इंट्रोडक्शन देते जाऊं, अचीवमेंट देखते जाऊं, तो मुझे वो पूरा समय ही लगेगा, खाली दे दिया ऐसे। बहुत ही बढ़िया प्यार है। और हमेशा देने की भावना, ऑल इंडिया में आज उनको पहचाना जाता है। बहुत अच्छी टीम लेके है। उनके टीम में टीओटी सीओटी एजेंट होते हैं। यानी खुद का परफॉर्मेंस करना और अपने साथी का भी परफॉर्मेंस करा के लेना, ये दो अलग क्वालिटी होती है दोस्तों। और ये क्वालिटी आज के रिस्पेक्टिव स्पीकर में है। मैं ज्यादा समय नहीं वक्त करते हुए आज के स्पीकर है, दोस्तों दोस्तों सबको उसके पहले बोलूंगा। एक मिनट अमोल सर, उसके पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा। हमारे अमोल शर्मा जी का आज जन्मदिन है, उनको हम लोग सब लोग जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देंगे। आप 100 साल जिए और 100 साल अपने एजेंट बंधु एजेंट भगिनियों को इसी तरह आप मार्गदर्शन करते रहे। ग्रेट, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बराबर है। सो थैंक्स अ लॉट अभिजीत जी। तो आज के रिस्पेक्टेड स्पीकर्स, नन अदर देन, दोस्तों गुजरात से बिलोंग करते हैं। और मैं गुजरात बोलूंगा क्योंकि गुजराती ने, मैं बोलूंगा इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों इनके सारे फॉलोअर्स, बराबर है, चाहने वाले पूरे भारतवर्ष में है। और बहुत ही प्यारे व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्ति है। एक्चुअली
पहले ही स्पीकर थे, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे हमने प्रार्थना भी की थी, उसकी वजह से आज आ गए। तो नन अदर देन रिस्पेक्टेड गजेंद्र भाई खेर। सो गजेंद्र भाई, आपका दिल से स्वागत है ये मंच के ऊपर। हाँ, और रियली दोस्तों, मीन्स ये भी ऐसे बंदे हैं, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे इंसान है कि पैसा तो बोलते हैं ना, सब कमाते हैं, बिजनेस सब करते हैं, अचीवमेंट सब करते हैं, लेकिन देने की भावना जो होती है ना, हमारा एक कन्वेंशन का टॉपिक था जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग, और ये गिविंग का नेचर है ना, इनका बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा गजेंद्र भाई, आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपको देने की कोशिश करूंगा। हम जहाँ कम बोलेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि यार इंटरव्यू लेने वाला ज्यादा बोलता है, तो लोगों को हम तो बोलते रहेंगे अलग अलग क्लास में। तो मैं चाहूंगा गजेंद्र जी, आप आपकी जर्नी ये शुरू कैसी हुई उसको शॉर्ट में, कोई को होता है कि पार्ट टाइम जॉब करता है, बाद में एजेंसी करता है, या पहले से ही, तो आपसे शुरू करते हैं। बहुत 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 स्वागत है गजेंद्र भाई आपका। थैंक यस, यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अमोल सर। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। सभी धन्यवाद। लीडर्स को नमस्कार मेरा। सभी पार्टिसिपेट, सभी जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह खैर गुजरात अंकलेश्वर से हूँ। और आपको पता ही है कि 14 मार्च को मेरा सेशन था। और पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया। 13 तारीख को मेरा पिताजी का तबीयत बहुत खराब था और सुबह में मुझे ये लीड करना था और पिताजी एक्सपायर कर गए सुबह में 3 बजे। और मुझे ये नहीं, मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैं नहीं दे पाया स्पीच। बराबर, आज मुझे फिर मौका दिया गया। और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये व्यवसाय बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। बराबर है, अगर हम उसको दिल से चाहेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। पैसे तो कमाएंगे ही, जैसे अमोल सर ने बताया, पैसे तो कमाएंगे ही, लेकिन इज्जत भी कमाएंगे और ब्लेसिंग्स भी कमाएंगे। राइट, ऐसा ही व्यवसाय है। मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से, ये अंकलेश्वर तो मुझे प्लेस देना पड़ता है, मैं तो वहां से भी बहुत छोटे से गांव में, और वहां से भी अभी फिलहाल मैं मेरे नेटिव प्लेस विलेज में रहता हूँ। आज मैं 3:30 बजे उठा, तैयार होके मैं यहाँ आ गया। आज मैं ऑफिस में आके बैठा हूँ। राइट, क्योंकि वहां पे थोड़ा कनेक्टिविटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं ऐसे छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में 4th स्टैंडर्ड तक का स्टडी होता था। मैं गांव में ही पढ़ाई किया, गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे पिताजी फार्मर थे और 3 कक्षा तक पढ़े थे। मेरी माताजी इलिटरेट है, वो आज भी साइड नहीं कर सकती है। बराबर है। ऐसे गांव में पला बड़ा हुआ। धीरे धीरे गरीबी बहुत थी। 4 साल 4th स्टैंडर्ड पढ़ाई के बाद गांव में स्कूल ही नहीं थी, तो मुझे मेरे मौसी के यहाँ भेज दिया कि भाई तू उधर जा, थोड़ा पढ़ाई कर। तो मैं 5 6 7 उधर बढ़ा, पढ़ाई किया। फिर मेरे गांव से 4 किलोमीटर हाई स्कूल खुली थी, तो 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना, 4 किलोमीटर पैदल चल के आना। ऐसे मैंने 8 9 10 की पढ़ाई की। और 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए तो मुझे 11 किलोमीटर साइकिल चला के आना पड़ता है, जहां मैं आज बैठा हूँ वहां पे। और यहाँ से 50 किलोमीटर बस में जाना पड़ता है। 50 किलोमीटर बस में आना पड़ता है, 11 किलोमीटर यहाँ से साइकिल पे मुझे मेरे गाँव जाना पड़ता था। ऐसे मैंने 11वीं 12वीं की, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और जब मैं ग्रेजुएशन करता था तब मुझे एक मेरे रिलेटिव ने पीएलएस का एजेंसी दिया था कि भाई, तब तो एजेंसी क्या होता है वो भी पता नहीं था, कमीशन क्या होता है वो भी पता नहीं था। तो उन्होंने ऐसे बीज जगाए थे कि इसमें तो बहुत पैसा कमाएगा, ऐसा वैसा। तो मैंने कॉलेज से ही मैंने काम शुरू किया था। बहुत पैसा कमाने के अरमान थे। 94 में ग्रेजुएशन हुआ, शादी भी हो गया कि जॉब भी मिल जाएगा। और वो पीएलएस का काम भी बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ चेंजेस आए, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। पैसा कमाने के बाद छोड़ो, खुद के पैसे गंवाने पड़े। और ऐसी खराब कंडीशन हुई मेरी कि पैसे थे नहीं, थोड़े कर्जे भी हो गए, शादी भी हो गई। दूसरे साल बेटी का जन्म हुआ। ऐसी कंडीशन आई कि वो बीमार थी तो मेरे पास पैसा ही नहीं। तो ससुराल से कुछ चूड़ामणि जैसा देते थे, वो जूड़ा बोलते हैं यहाँ पे गुजराती में, सिल्वर का आता है। वो मैंने जौहरी के यहाँ दिया, तो 600 700 के रुपए का वो था, वो 200 रुपया मुझे दिया। और वो लेके जाके, पैसा लेके मैंने मेरी डॉटर का मेडिकल के लिए मैं उसको लेके गया था। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। साला पढ़ाई किया, माँ बाप के ऊपर बोझ बन के पड़ा है, अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, जॉब मिल नहीं रहा था। और दिक्कत ये थी कि जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे एटीकेटी वाले, जिसका एटीकेटी भी मैं सॉल्व करता था और मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ था, उनको जॉब मिल गया, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तो बहुत बुरा लग रहा था। फिर एक मेरे रिलेटिव आए और मुझे बोले कि ये नजदीक में जो शुगर का फैक्ट्री है, तो उसमें बॉयलर अटेंडेंट अप्रेंटिस का वैकेंसी है।
और अगर आप ये बॉयलर अटेंडेंट अप्रेंटिसशिप करते हो तो 3 साल के बाद 3,000 का नौकरी मिल ही जाता है। और दूसरा एक चीज मुझे बताया कि वहां पे 280 रुपया महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। मेरे पास 1 रुपये का कमाई नहीं था, मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि चलो मैं अप्रेंटिसशिप करेगा। सुबह में 6 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, 6 किलोमीटर शाम को पैदल चल के आता था। ऐसे मैंने अप्रेंटिसशिप शुरू किया। 20-22 दिन मैंने ऐसे अप्रेंटिसशिप करने के बाद मुझे जो स्टाइपेंड मिला, उससे मेरे पास एक बजाज एमेटी था पुराना रेड कलर का, जो मैंने पीएलएस का काम करने के लिए उधर ऐसे करके लिया था। तो उसका टायर ट्यूब चेंज करने का भी पैसा नहीं था ना, वैसे पड़ा था। तो स्टाइपेंड से मैंने उसके टायर ट्यूब चेंज किए। और फिर मुझे लगा कि यार ये बॉयलर अटेंडेंट अप्रेंटिसशिप भी मेरा पूरा होगा और बाद में भी मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या 3 साल के बाद। तो मैंने खुद जाके एलआईसी में गया और मैंने एजेंसी लिया, बराबर है। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे ना बोल रहे थे कि मैं तुझे एजेंसी नहीं दूंगा, तू तो बोल रहा है कि तुझे पैसे का जरूरत है, ऐसा है वैसा है, यहाँ पे कुछ साल तुझे पैसे डालने पड़ेंगे, बाद में तुझे पैसे मिलेंगे। मैं बोला सर आप पीएलएस का नाम सुनते हो ना? हाँ बोले वो बोगस कंपनी। मैं बोला मैं बोगस कंपनी में बहुत काम किया हूँ, यहाँ से वहां तक मुझे लोग पहचानते हैं, आप चिंता मत करो मैं बिजनेस करूंगा। फिर उन्होंने मुझे एजेंसी दिया, बस काम करते गया। जब से काम शुरू किया छोटा मोटा काम करते गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले ही साल मैंने, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, सॉरी आपका म्यूट है। यस, आ नहीं, रहा है। छोटा सा सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सफर तक का कि आपको एलआईसी एजेंसी क्यों लेने की इच्छा हुई? क्योंकि मैं पीएलएस जब मैं करता था, तो जब मैं क्लाइंट के पास जाता था तो क्लाइंट मुझे बोलते थे कि यार इससे तो अच्छा है तू एलआईसी का एजेंसी कर। एलआईसी का ऐसा गुडविल था, तो मैं जो पढ़ाया था, जैसे तो मैं बोल रहा था एलआईसी तो चोर कंपनी है, वो तो 3 साल पैसा नहीं भरते तो पैसा नहीं देती। मेरे पीएलएस तो एक साल का पैसा भरा है तो भी देती है। लेकिन जब जब मैं पीएलएस छोड़ के एलआईसी में आया, तब मैंने डिसाइड किया था कि मर जाऊंगा लेकिन प्राइवेट किसी भी कंपनी का एजेंसी नहीं करूंगा। जो एक्सपीरियंस हुआ था, और आज मैं एलआईसी को इतना प्यार करता हूं कि बात मत करो, हमारे जहन में खून में सब एलआईसी एलआईसी है, राइट। वैसे मैं काम करता गया। सर मुझे कितना मिनट है वो जरा बोलेंगे तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा कवर अप करूं। गजेंद्र भाई, हाँ गजेंद्र जी। भाई, मेरा भी कैरियर पीएलएस से ही चालू हुआ। मैं थैंक यू भी सर। सर, मैं भी, और इसके लिए मैंने मजा क्या पूछा था हुआ, कुछ। हाँ मजा क्या हुआ, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर था ना पीएलएस में, उसको मैंने हाँ 12 पॉलिसी 1 महीने में करके दे दिया और 12 के 12 के पैसे खा गया। वो मेरे पे मेहरबानी हो गई, क्योंकि वो अच्छा, 12 के पैसे नहीं खाता था तो मैं एलआईसी में नहीं आता था। नहीं आते। चलो, बहुत आज बहुत बढ़िया, अच्छा जानने को मिला आपके बारे में, तो ये थैंक यू छोटी सर, छोटी बातें नहीं तो नहीं जानने को मिली। थैंक यू सर। हाँ बोल जी, मुझे थोड़ा यस अप्रोक्सीमेटली यस टाइम है, बताएंगे। आपके पास और 35 मिनट्स है। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं थोड़ा विस्तार से बात कर पाऊंगा। जरूर तो जरूर। मैंने काम करना शुरू किया, छोटा छोटा लोगों का मैं बीमा लेता था शुगर फैक्ट्री में, वहां पे सैलरी सेविंग स्कीम चलता था। तो लोग मुझे बोलते थे कि यार तुझे 2 महीने का पैसा भरना पड़ेगा। मैं बोला मैं कुछ पैसा वैसा भरूंगा नहीं भाई, बराबर है, मेरे पास कुछ पैसा है नहीं, मेरे पास तो 280 रुपया स्टाइपेंड आता है, इसमें कैसे मैं पैसा भरूंगा। लेकिन मैंने मेहनत करके काम शुरू किया, मेरा काम धीरे धीरे चलने लगा। पहले साल ही मैं शतकवीर एजेंट बन गया। तो फिर ब्रांच में भी थोड़ा नाम हुआ, फिर काम करते गया। दूसरे साल भी हमने 150 लाइव्स कर दिया, दूसरे साल चेयरमैन क्लब मेंबर बना। पहले साल की कठिनाई ये थी कि पहले साल मैंने 142 लाइव्स कर दिया, लेकिन मेरा सम एश्योर्ड नहीं हुआ 42 लैक्स। उस टाइम पे सम एश्योर्ड का जमाना था कि सीएम क्लब मेंबर में वो भी करना पड़ता था, वो नहीं कर पाया मैं। तो उसके साथ सब लोग बीमा किरण मिक्स करते थे सम एश्योर्ड करने के लिए, लेकिन उसमें पॉलिसी लैप्स हो जाती थी, मैं भी कन्विंस नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया। और मैं पहले साल सीएम क्लब मेंबर नहीं बना, पहले साल जेडएम क्लब मेंबर बना। दूसरे साल से फिर मैं सीएम क्लब मेंबर का काम करते गया, 4 साल में मैं सीएम क्लब मेंबर बन गया। 96 में मैंने एजेंसी लिया था। 99 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया कि तू तो 200 250 लाइव करने लगा है, दूसरा भी एजेंसी लेके ले वाई भी चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाएंगे, तुझे दोनों के साथ घूमने का मिलेगा आपको, और दोनों का ऑफिस अलाउंस मिलेगा, ऐसा वैसा। तो मैंने दूसरा एजेंसी भी मैं वाइफ के नाम से लिया 99 में, काम करते गया, चेयरमैन क्लब मेंबर बना। जब मेरा 3 साल पूरा हुआ तो वहां पे शुगर के चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया कि बोले देख तू हमारे काम का आदमी है, तेरा अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ है, हम आपको जॉब पे रखते, तू हमारे काम का आदमी है। मैंने बोला सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जॉब के लायक समझा, क्योंकि मुझे जॉब का बहुत जरूरत था, मुझे जॉब मिला ही नहीं, और आपने मुझे जॉब के लायक समझा, लेकिन अब मैं जॉब नहीं करना चाहता हूं। तो बोले तू साला मूर्ख है, हम किसी को जॉब देते नहीं है, तुझे जॉब देने का बात करते हैं तो तू बोलता है मुझे जॉब नहीं करना है। मैं बोला सर मैं और काम करता हूँ, आपका काम होगा तो रात का 12 बजे मैं आऊंगा, आपका काम करूंगा,
लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे 3 साल के बाद मेरा जो कमीशन आता था महीने का 15,000, 20,000, 17,000, 20,000, और 99 में महीने का 20,000 कमीशन आता था, और दूसरा उसमें 5-6 हजार का रिन्यूअल कमीशन आता था। तो मुझे तो 3 साल के बाद 3,000 का नौकरी के लिए मैं तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए जुड़ा था, तो यहाँ तो मेरा 5-6 हजार रुपया रिन्यूअल कमीशन आने लगा था, और मुझे ये पता था कि ये मुझे 15-20 साल तक मिलेगा, ये मेरा 3 साल का मेहनत है। तो मैं यही बिजनेस क्यों नहीं करूं, क्यों मैं फिर नौकरी में जुड़ूं। मैं फुल टाइम हो गया, मैंने नौकरी नहीं किया। जो सर मुझे बोले थे कि तू मूर्ख है, वो बाद में वही मुझे बोले कि तू समझदार है। और मेरे साथ जो जॉब करने वाले थे सब मुझे बोले थे कि यार तू एक होशियार आदमी निकला। मेरे साथ जो काम करने वाले फर्स्ट क्लास वाले अटेंडेंट सबके मेरे पास इंश्योरेंस है, रिटायर हो रहे हैं, बेचारे का 20,000 25,000 तनख्वाह है। बोले यार तू एक होशियार आदमी निकला। जो लोग मुझे मूर्ख बोलते थे वही बोलते थे कि भाई तू होशियार आदमी निकला। बस मैं आगे बढ़ते गया, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 2004 में भगवान की दया से मुझे इंस्टीट्यूट मिल गया। आगे बढ़ना था, नॉलेज का कुछ कमी था, कुछ बड़े सपने नहीं थे, कुछ आइडियाज नहीं थे। बस आईओई मिल गया मुझे। बड़ौदा में कोर्स हो रहा था 2004 में, उसी टाइम मैंने बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स करने के बाद मैंने एडवांस भी किया। एडवांस करने के बाद उस टाइम पे दीपक भाई आए, मैंने कॉर्पोरेट भी किया, और फिर हमारा जर्नी शुरू हो गया। ये इंस्टीट्यूट ने जो हमें सपने दिखाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे कोई सोच नहीं सकता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का ऑफिस हो सकता है। और दीपक भाई के सपने के मैं चला, और मैंने मेरे गांव में यहाँ जो मैं बैठा हूं उसमें मैंने आज से 20 साल पहले यहाँ पे मैंने ऑफिस लिया। और उस टाइम में मैंने 18 लाख का खर्चा किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इतना पैसा चला जाएगा। और मैंने 18 लाख का खर्चा किया था। 1100 स्क्वायर फुट का मेरा ऑफिस है, पुराना ऑफिस है। और जो मैंने इससे जो बिजनेस किया ना, वो बात मत पूछो। मुझे नॉलेज भी मिलता गया, नए नए सपने भी मिलते गए, काम करता गया। और दीपक भाई को मैंने हृदय में अच्छी तरह से मैंने उतारा था। जैसे मैं आगे बढ़ते गया, मेरा नाम मान सम्मान बहुत बढ़ता गया। पैसा भी मिलने लगा, गाड़ी मिली, एक गाड़ी मिली, दूसरी गाड़ी मिली, तीसरी गाड़ी मिली। लेकिन दीपक भाई मुझे बोलते थे कि देख, पैसा आता है, थोड़ा इज्जत शोहरत होता है, हरा तोरा होता है, तो पोलाइट रहने का, बराबर है, एकदम पोलाइट रहने का, बड़ा ऐसे गुरूर मत करने का, अभिमानी नहीं बनने का। वैसे बोलते ना कलगा मिलता है, ऐसे ऐसे आदमी होता है, ऐसे नहीं करना है, बोले पोलाइट रहने का और आगे बढ़ने का। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा पड़ाव है, ये मेरा मंजिल नहीं है, बराबर, ये मेरा टेम्पररी पड़ाव है। एमडीआरटी हुआ, डबल एमडीआरटी हुआ, सीओटी हुआ, मैं रुका नहीं वहां से, बस मैं आगे ही बढ़ता गया। 2-3 साल मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और कर्जा ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मैं कमिटमेंट में नहीं जुड़ा। लेकिन बाद में मैं कमिटमेंट में जुड़ा। जब मुझे 4 व्हील गाड़ी दिया एलआईसी ने, तो मैंने उस दिन नक्की किया था कि ये गाड़ी का स्पेयर पार्ट खत्म हो जाएगा, इतना मैं उसका यूज करूंगा और मैं प्रगति करूंगा, मैं मेरा प्रोग्रेस करूंगा। जहां साइकिल नहीं जाती थी वहां पे मैं मेरा जैन गाड़ी लेके जाता था। उस टाइम पे जैन गाड़ी ब्रांच मैनेजर को भी नहीं मिलता था। पहला गाड़ी मुझे मिला था क्योंकि नॉन एसी गाड़ी उनको मिलता था। उस टाइम पे नया नया सर्कुलर आया कि आप एसी गाड़ी ले सकते हो, मैंने जैन गाड़ी लिया था। सबसे पहला जैन गाड़ी लिया, बाद में मैंने होंडा सिटी लिया। और ये आईओई ने सपना दिया, बराबर, दीपक भाई ने हमारे अंदर सपने डाले कि भाई मर्सिडीज घुमाओ, बीएमडब्ल्यू घुमाओ, मैं ये गाड़ी लेता हूँ, वो गाड़ी लेता हूँ, वो एजेंट ऐसा गाड़ी लेता है। और मैंने बना लिया था कि मैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी लूंगा। और फिर तो मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी बना, काम होते रहा। 11 जनवरी 2014 को मैंने जो कलर का मेरे पास बजाज एमटी था उसी कलर का मैंने BMW X1 37 लाख रुपीस का लिया, बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मैं ये व्यवसाय को मैंने बहुत एंजॉय किया, बराबर है, कि एक छोटा सा लड़का जिसके पास टायर ट्यूब चेंज करने का पैसा नहीं था, गांव से था, कोई पढ़ाई लिखाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत एकदम पुअर था। बस चलते गए, आईओई का साथ मिलते गया और ये संस्कार लेते गया। मैं कमिटमेंट कोर्स में जुड़ने के लिए 50,000 रुपया मुझे मेरे फ्रेंड ने उधार दिया था, और मैं मुंबई जाके कमिटमेंट कोर्स में मैंने पैसा भरा था। और इतनी दिक्कत कि मैं यहां से ट्रेन में निकलता था, 11 बजे ट्रेन में मैं बैठा था, 10:30 11 बजे सुबह में वहां पे मैं उतरता था मुंबई दादर, और टीटी स्टेशन पे
वो सुलभ शौचालय है, वहां पे स्नान करता था, ठंडा पानी आता है, 10 रुपया देते थे, फिर भी वो ठंडा ही पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था। कई साल तक हमने वो होटल सिटी पॉइंट में मॉर्निंग का सेशन भी मैं अटेंड करता था, कमिटमेंट का, पूरे दिन का भी सेशन में अटेंड करता था, अकेला आता था, बराबर है। और कई साल मैंने ऐसे ट्रेनिंग लेते रहा। फिर तो यहाँ पे सूरत में भी चालू हुआ सीसी सेशन। बस आगे बढ़ते गए, पता ही नहीं चला कि हम कहां से कहां पहुंच गए। आज मेरे पास 14,000 के आसपास पॉलिसी होल्डर है मेरे पास, बराबर है। और इतना काम किया ना, जो LIC का IOI से जो ज्ञान मिला ना, पूरा डाटा कैसे कलेक्ट करना। उस टाइम पे टेलीफोन का जमाना था, टेलीफोन भी नहीं मिलते थे, तो एक कच्चा फॉर्म रखते थे, जाते थे, एक ग्रुप मीटिंग करते थे, वहां डायरिया वगैरह कुछ गिफ्ट के तौर पे उधर दे देते थे, डाटा मिल जाता था, फोन करते थे, बराबर। एक आदमी को मिला, 4-5 लोग और मिल गया, दूसरी जगह मिला, ऐसे करके बहुत डाटा इकट्ठा किया मैंने, और सब लोगों को मिलता गया। आज मुझे इतने लोग पहचानते हैं, इतने लोग पहचानते हैं, मैं लोगों को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन मुझे इतने लोग पहचानते हैं। बस मैं फील्ड में निकल गया, बातें ऑटोमेटिक इंश्योरेंस का शुरू हो जाता है, कहां से मुझे बिजनेस मिल जाता है, कहां से हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे फील्ड में जाने का टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम रहता है मैं तुरंत फील्ड में निकल जाता हूँ, और कंसिस्टेंट में काम करता हूँ, बराबर है। मुझे ऐसा था कि मैं डबल MDRT से COT बनने में थोड़ा टाइम लगा, COT बना। और LIC उस टाइम पे क्या थी कि मैं COT बनता था, लेकिन उस टाइम पे बोनस कमीशन से COT को नहीं गिना जाता था। MDRT को COT से MDRT को नहीं गिना जाता था, विदाउट बोनस करना पड़ता तो ही गिना जाता है। तो कई साल में COT उतारा, मुझे गिना ही नहीं, फिर मैं विदाउट बोनस COT हुआ। और COT होने के बाद भी मंजिल बहुत चली। TOT करना था एकदम बॉर्डर पे, 42 लाख, 43 लाख, 44 लाख, वहां तक कमीशन मेरा पहुंच जाता था। उस टाइम पे 45 लाख था कमीशन। आखिरी तक मेहनत करने के बाद थोड़े के लिए रह जाता था और मैं TOT नहीं हो पा रहा था, क्योंकि COT से TOT का सफर बहुत लंबा है, राइट। कई बार रोना भी आ जाता था कि इतना मेहनत करने के बाद रह जाते हैं। 2013 में ऊपर वाला भी देखता है, दो क्लोजर दिए। 2013 में मैंने 22 दिसंबर को ही मेरा TOT हो गया, 22 दिसंबर को TOT हुआ। 2014 में भी फिर मेरा TOT हुआ। और मैं एक चीज बताऊं कि मैंने ये जो सब किया ना, सब छोटे छोटे व्यवसाय से किया। जब मैं LIC में आया, मैं सैलरी सेविंग से बिजनेस चालू किया। सब में ऐसी मान्यताएं थी कि सैलरी सेविंग से काम करने वाला एजेंट MDRT नहीं होता है। मैंने सैलरी सेविंग बिजनेस से ही मैंने MDRT किया, सैलरी सेविंग बिजनेस से ही मैंने COT किया, और सैलरी सेविंग बिजनेस से ही मैंने TOT किया। और जब मैं TOT किया, उस टाइम का मैं बात बताऊं कि मेरा वाइफ भी उस टाइम पे MDRT किया था। जब COT हुआ उसी टाइम पे मेरा वाइफ भी MDRT किया था, और विदाउट सिंगल पॉलिसी मेरा वाइफ MDRT हुआ था। 2 बार रिकॉर्ड चेक करवाए कि बोले एक भी पॉलिसी डाले बिना एजेंट MDRT कैसे होता है। लेकिन ये जो पावर था वो सब सैलरी बिजनेस का था। मंथली बिजनेस जो मैंने किया था, एक ही दिन मैंने 298 लाइव डाला था मेरी वाइफ में, पूरा साल उसका ही कमीशन आता रहा, उसमें मैंने देखा ही नहीं। अगले साल वो MDRT हो गया, मैंने मेरी एजेंसी में TOT कर दिया, राइट। बस ऐसे हमारा जर्नी चलता रहा। गजेंद्र भाई, हाँ जी। मैं थोड़ा सा मैं करूंगा, सिर्फ बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। लेकिन बोलते हैं ना, एक आज दोस्तों ना, जो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गांव से होते हैं, उनके दिमाग में एक होता है कि सर MDRT COT TOT है ना, ठीक है, वो बड़े एजेंट है, बड़े शेयर है, उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स है, उस तरह से शायद कर सकते हैं। लेकिन गजेंद्र भाई, आपका जो सफर रहा एक छोटे से गांव से फिर निकले सैलरी सेविंग, तो आप शुरुआत जब भी किए, तभी एक जिसके बोलते हैं अपने बिजनेस का बेस है प्रॉस्पेक्टिंग, की शुरुआत कैसे करना। तो आपका वो जो जर्नी था, सी आज आप एक मकान पे हो ना, वो तो आप पहुंच गए हो, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में आपने वो स्ट्रगल टाइम को किस तरह से पार किया, प्रॉस्पेक्टिंग या मिलना शुरू कैसे करते थे, उसके ऊपर थोड़ा सा अपने पार्टिसिपेंट के लिए प्रकाश डालो। सर मैं अप्रेंटिसशिप करता था, तो मुझे सबसे बढ़िया बेनिफिट ये हुआ कि जो फैक्ट्री में मैं अप्रेंटिसशिप करता था, वहां पे 1100 एम्प्लॉय थे। उस फैक्ट्री में 1100 एम्प्लॉय था। तो मैं अप्रेंटिसशिप किया ही नहीं, समझ लो। मैंने अंदर जाके सिर्फ इंश्योरेंस का ही काम किया। मेरे सामने सब मुझे प्रोस्पेक्ट ही दिखते थे। और जो कैनवासिंग हुआ ना, माउथ कैनवासिंग जो हुआ, वहां पे क्या था, पहले एक एजेंट थे, उन्होंने सब उसके कमीशन के चक्कर में 35% वाले सब अंडोमेंट,
और 88 नंबर के प्लान, ऐसे ही प्लान दिए थे। पर सबको बहुत समय के बाद पैसा मिलता, उस टाइम पे कोई लोग प्रीफर नहीं कर रहा था। मैंने शुरू किया मनी बैग से, हर 5 साल पे पैसा मिलता जाएगा, हर 5 साल पे पैसा मिलता जाएगा, 4 साल पे पैसा मिलता जाएगा। तो मुझे लोग ढूंढ के आते थे कि वो मनी बैग वाले एजेंट ना, ऐसा करके मुझे ढूंढ के आते थे। और मैंने लोगों का बहुत काम किया सर। जो लोगों का पुराना इंश्योरेंस था ना, उसमें कई सारी क्वेरियां थी, वो सब क्वेरियां मैंने सॉल्व करके दी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, तो मैं चाय बाय नहीं पीता हूँ, 2-4 लोगों को मैं ढूंढ लेता हूँ, उसको मिलके बीमा समझा देता हूँ। हर 2 ब्रेक में मैं समझाता हूँ। दोपहर को ब्रेक होता है, मैं कोई भी ब्रेक में फ्री नहीं रहता हूँ। शाम को भी कस्टमर छूट के वहां जब उसकी कॉलोनी में जाएगा, तो मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। जैसे वो घर पे पहुंचा, मैं उसके यहाँ पहुंच जाता हूँ। क्या सुबह बात। में भी वो घर से आने के पहले, वो कंपनी में आने के पहले 1 घंटा रहता है, उसके पहले मैं उसके कंपनी में घर पे चले जाता हूँ। फिर कंपनी में आता हूँ, वहां पे भी ये काम करता हूँ। बाद में मेरे इतना काम हो गया ना, दोपहर तक मैं कंपनी में काम करता था। दोपहर के बाद दूसरी गली से मैं भाग जाता था बाहर, और बाहर में इंश्योरेंस का काम करता था। और मेरे दोस्त लोग इतने थे ना अप्रेंटिसशिप वाले, मैं उनके लिए खर्चा करता था, संबंध भी अच्छे थे, तो वो मेरा अटेंडेंस भी कर देते थे। फिर तो ऐसा टाइम आया कि मैं इतना काम करता था, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। तो मैंने सोचा कि मैं अप्रेंटिसशिप छोड़ देता हूँ। तो वो टाइम कीपर ने बोला, यार तू क्यों छोड़ देता है, हम है ना, हम चला लेंगे, तू अप्रेंटिसशिप पूरा कर ले। तो वो लोगों ने मुझे अटेंडेंस भी सेट करके दिया। और एक दिन ऐसा हुआ सर, एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब उस टाइम पे कैश में पगार होता था 98 99 में, तो पूरा रजिस्टर लेके बैठते थे। एक आदमी पैसा गिनता है, दूसरा आदमी रेवेन्यू टिकट पर सिग्नेचर करवाता है, पैसा गिन के देता है। तो शाम को ये लोग, उनका कुछ हिसाब मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर बाहर से छुपके से, मैं तो अपना कलेक्शन करता था, बाद में मैं गया, मैं पूछा, मैंने बोला सर क्या प्रॉब्लम है। बोले यार पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा है, पैसा कम पड़ रहा है। मैं बोला मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बोले कैसे कर सकता है। मैं बोला आपका रजिस्टर दिखाओ। तो मैंने रजिस्टर देखा, मैंने पाया कि एक आदमी पैसा लेके गया था, रेवेन्यू टिकट पर सिग्नेचर नहीं किया था। तो मैंने उनको बताया कि सर ये आदमी पैसा ले गया है और आपके यहाँ सिग्नेचर नहीं किया है। बोले तू कैसे बता सकता है। बोला सर, मैं बोला आप इसमें मत जाओ, लेकिन ये आदमी पैसा ले गया। बोले बताओ तो सही। मैं बोला मैंने मेरा कलेक्शन किया उनके पास से, मैंने पॉलिसी लिया है, तो मैं पैसा बाहर से लिया उनके पास, तो वो लेके गया है। मैं बोला इंटरकॉम पे फोन करो। फोन किया, मैंने फोन किया, अरे भाई तू सैलरी ले गया, तूने साइन क्यों नहीं किया। अरे साहब मैं बुड़बक साला भूल गया, साइन करने का रह गया। मैं बोला आ जा। वो आया टाइम ऑफिस में, साइन कर दिया। तो फिर तो ऐसा होने लगा कि वो जब सैलरी होता है ना, मुझे इंटरकॉम से फोन करके मुझे बुला लेते हैं, थोड़ा टाइम टाइम ऑफिस में आ जा। तो वो लोग पैसा गिनते हैं, मैं पैसा टैली करता हूँ, साइन करता हूँ, मेरा पैसा ले लेता हूँ, उनका पैसा नहीं देता हूँ। तो ऐसे हमारा काम बनते गया सर। लेकिन एक चीज है कि हमने काम बहुत किए, सबके काम किए। आज हम सबके दिलों में जो बैठे हुए हैं, उसका एक ही राज है कि हमने काम बहुत किए। रिलेशन इतने बनाए, इतने रिलेशन बनाए कि ये लोगों की आंख में आंसू आ जाता है कि इतने रिलेशन हमने बनाए हैं। उसके जरिए हमारा काम होता रहता है। मुझे कभी अपॉइंटमेंट का जरूरत पड़ा ही नहीं, और अभी भी नहीं पड़ता है। जब हम जाते हैं ना, तो हमारे कस्टमर खुश हो जाते हैं कि आज गजेंद्र भाई आए हैं। वेरी गुड। ऐसा रिलेशनशिप। है। तो आप जनरली है ना, कि जैसे बोलते हैं ना सीओटी टीओटी इतना इजी नहीं होता, लेकिन जनरली जब भी जाते हैं कि जैसे एजेंट का एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि मैं शुरू कैसे करूं, क्या बात करूं, प्रेजेंटेशन क्या दूं, या बड़ा सेल। आज तक का आपका ऐसे एक दो सेल शेयर कीजिए एजेंट जी, कि जिसमें आपको लगा यार मेरे को ना इसमें बहुत बोला तो मेहनत करनी पड़ी, टफ था, लेकिन उसको भी मैंने पार कर लिया, प्रीमियम लेके आया। क्योंकि जो आपने सुनने वाले दोस्त है, उनके लिए भी एक प्रेरणा होगी, यार गजेंद्र जी छोटे से गांव से कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता अमोल सर भाई, एक मैं बार ऐसा मैं हुआ थे। हूँ। हाँ यस सर। दीपक अमोल जी। भाई, हाँ। अमोल भाई, गजेंद्र भाई से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा। अमोल भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। उसके पहले एक घटना आपने मुझे बताई थी, वो जरा लोगों को बताएंगे ना, तो उनको पता चलेगा सक्सेस कैसे मिलता है। आप बीमार थे 1 हफ्ता, फिर भी आपने अपॉइंटमेंट कितना किया, तो वो जरा बता, क्या बीमारी थी, क्या अपॉइंटमेंट। उसके बाद अमोल भाई ने पूछा, वो बताइए, या तो इसके बाद ये बताइए। मुझे टाइफाइड हुआ था, और टाइफाइड में मुझे इतना बुखार था, इतना बुखार था कि बात मत पूछो। और मुझे ठंड लग रही थी, मैंने ऊपर सब वो गद्दे डाले हुए थे मेरे ऊपर, कंबल डाले हुए थे, और फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रहा था। लेकिन एक मोबाइल आया था, वो DYSP थे, उनका फोन था, बड़ौदा से।
तो बोले कि गजेंद्र कैसा है, अभी कोई योजना है ऐसा वैसा, थोड़ा बात किए। तो मेरा सर मैं कल आ जाता हूँ, मैं बड़ौदा कल आ जाता हूँ, कल 11 बजे हम मिलेंगे। तो बोले आजा कल, तू मुझे 11 बजे आ जा। तो मैं दूसरे दिन, मुझे ऐसा भी नहीं था कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, और दूसरे दिन पहुंच गया मैं बड़ौदा। थोड़ा बुखार भी था, ये भी था, लेकिन उस टाइम पे मैंने उनको 6 लाख रुपया प्रीमियम दिया था। और फिर ये सिलसिला मैंने 10-15 दिन ऐसे ही काम किया। और एक दिन तो सर ऐसा हुआ था कि जो मैं आपको बता नहीं पाया, ये बात तो हुई थी, लेकिन दूसरा कि मैं मेरी कार लेके जा रहा था ना, बहुत बारिश था, तो ऐसा काम करने का ऐसा पागलपन रहता है। तो गाड़ी लेके मैं जा रहा था, तो सामने एक थोड़ा जो नाला होता है, नाला था, और पानी उसके ऊपर से बह रहा था। पानी उसके ऊपर से बह रहा था, लेकिन मुझे था कि गाड़ी मेरा निकल जाएगा। तो मैं गाड़ी, जैसे मैं निकल रहा था ना, वहां पे थोड़ा वो कादव लगा था, थोड़ा कादव, और पानी का बहाव था ना, मेरा गाड़ी बह गया पानी में। और पानी में ऐसा बहा कि उसके ऊपर कादव था ना, गाड़ी में जैसे स्टीयरिंग घूमता है, लेकिन गाड़ी घूमता नहीं, गाड़ी सीधा सीधा ही जाता है। स्टीयरिंग उल्टा हो गया, लेकिन गाड़ी सीधा पानी में जाता है। और पानी में ऐसे गाड़ी चला गया, मेरा लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, भगवान ने कुछ सुन लिया, कोई पत्थर आ गया, और मेरा गाड़ी जो पानी में जाता था ऐसा पूरा उसका जो साइड था वो ऐसा घूम गया, और मैं बच गया। वरना पानी के बहाव में मैं गाड़ी के साथ उस दिन में चला जाता था। बराबर ऐसा भी हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2-4 लोग देखे कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग आ गए, मुझे बोला आप नीचे उतर जाओ, आपसे गाड़ी नहीं निकलेगा। एक आदमी ने बैठा अंदर, दूसरा 2-3 लोग धक्का मारे, और गाड़ी निकाल के मुझे दूसरे पार दे दिए। और मैं जहां जाना था उसी दिन भी मैं गया फील्ड में, और उस दिन भी जाके मैं 4 पॉलिसी बेच के आया था। थैंक यू सर। गजेंद्र भाई, देखो वाकई दोस्तों, आपकी ये जर्नी कमिटमेंट, इंस्पिरेशनल जो है। इतना हाई लेवल कमिटमेंट, मौत सामने है, बीमारी सामने है, फिर भी सक्सेस का काम करते हैं ना, वही लोग को सक्सेस मिलता है। सर और खाली क्या हुआ बातों से उसमें सक्सेस नहीं कि मिलता। मैंने किसी को बताया नहीं था कि ये मेरा गाड़ी ऐसे पानी में चला जा रहा था, और ऐसे में बच गया। 15-20 मिनट तो मेरी धड़कन बढ़ गई थी, मैं मौत से मुख से बचा था। मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरे सिर्फ मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर साहब को बताया था कि सर मुझे ऐसा हुआ था, किसी को नहीं बताया, वरना मुझे कोई घर से जाने नहीं देते, निकलने नहीं देते। तो हुआ क्या कि 2 महीने के बाद ये बात लीकेज होके आई। मेरे ससुराल में गए थे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, और वहां पे उन्होंने बात बोल दी। फिर मेरे घर पे मुझे प्रोग्राम मिला उसका, राइट। तो लेकिन फिर भी मैं किसी को बताया नहीं था उसको। अच्छा गजेंद्र भाई, वाकई ही आपकी जर्नी जीरो से हीरो की है, और इंस्पिरेशनल है काफी लोगों को, क्योंकि जहां से आप आए हो और जो आपने अचीव किया उसमें काफी तफावत है, काफी गैप है, मानना पड़ेगा। गजेंद्र भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई सेल आपकी लाइफ का जो बड़ा टफ था और आपको काफी उसको कन्विंस करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, ऐसा कोई सेल जो आप हम सबको बताएं? मुझे एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला था, और उन्होंने मुझे रात को 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। तो उन्होंने मुझे रात को 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था कि रात को मैं 1 बजे फ्री होता हूँ, आप आ पाओगे? बोला आऊंगा, कोई बात नहीं। मैं गया उनके पास। तो जिनके रेफरेंस से गया था ना, उनका भी मेरे पास बीमा था, और इनको मैं मिला। मैंने बीमा समझा उस टाइम पे, जीवन तरंग बीमा चल रहा था। तो एक कंटिन्यूटी इनकम के हिसाब से मैंने उनको बीमा समझाया, 1 करोड़ का बीमा समझाया। तो पहले वो बोलता था कि 25 लाख 50 लाख का ही बीमा लेना है, लेकिन मैं तो उसको ऐसा समझा, मुझे भी ऐसा था कि मुझे करोड़ का बीमा बेचना है। मैंने 1 करोड़ समेश्वर का बीमा बेचा नहीं था आज से 15 साल पहले, तो मुझे करोड़ का बीमा बेचना था। तो फिर डेट हुआ कि फिर 2 दिन के बाद मिलते हैं। 2 दिन के बाद मैं फिर गया उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए, फिर मैंने उनको समझाया। तो फिर जो जिनका मुझे रेफरेंस मिल रहा है उसके ससुर थे, वो उसको बोल रहे थे कि 50 लाख का बीमा लेना है, और मैंने उनको ऐसा समझा कि करोड़ का बीमा लेना है। तो वो बोले करोड़ का ही बीमा ले लेते हैं। और वो ससुर जी बोलते हैं आप मानोगे नहीं, नहीं सर आप मानेंगे नहीं, अब मुझे मुझे भी करोड़ का ही बीमा लेना है। और उस टाइम पे मैंने 5.5 लाख रुपया की कुछ प्रीमियम आया था, और मैंने 1 करोड़ का बीमा लिया था। क्वार्टरली प्रीमियम आज भी वो मेरे ऑफिस पे कुरियर भेज देते हैं रेगुलर, और आज उसका पैसा भरा जा रहा है। ऐसे मैंने करोड़ करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी बेचे है। 2 करोड़ का एक बीमा मैंने बेचा था, मेरे फ्रेंड थे दूसरे डॉक्टर। तो मैंने 2 करोड़ का बीमा लिया। 945 15 हमारा जीवन उमंग 15 साल का मैंने लिया 2 करोड़ का।
और उसका तकरीबन 16 लाख के आसपास कुछ प्रीमियम था, मैंने लिया। तो वो मेरे फ्रेंड है, मैंने उसको इतना ही बताया कि देखो ये मैं ले रहा हूं और ये बहुत अच्छा बीमा है और आपको ये लेना चाहिए। तो मैंने उसको समझाया, तो उन्होंने भी मुझे 16 लाख रुपया प्रीमियम दिया। दूसरे डॉक्टर ने बोला मेरा जो मेडिकल हो रहा है उसके साथ ही आपका मेडिकल भी होना चाहिए। तो उनका जो दूसरा पार्टनर डॉक्टर था, तो बोले यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा गजेंद्र भाई, 16 लाख प्रीमियम मुझे नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ मुझे 12 लाख रुपया प्रीमियम दिया था और उनका भी बीमा लिया। और तीसरे एक दो भाई का मैंने 3-4 लाख रुपया प्रीमियम दिया था। और ये 5-6 लोगों का बीमा सिर्फ मेरा जो 2 करोड़ का पॉलिसी है ना, वो दिखा के ही मैंने एक साथ कर दिया था, बराबर है। और मेरा खुद का 2 करोड़ का पॉलिसी बता के मैंने इतना बीमा बेचा, इतना बीमा बेचा कि बात मत पूछो। एक मैंने 1 करोड़ का बीमा लिया था, 149, 1 करोड़ का 50,000 रुपया मंथली प्रीमियम। और ये मैंने 16 लाख रुपया ये लिया था। अभी मेरा 32 लाख रुपया प्रीमियम हो गया सालाना सर। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अंदर से आता है, बाय हार्ट, बराबर है। मुझे ही मेरे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, मैं ही कुछ और कर रहा हूं, मैं बातें करता हूं तो वो दिल से निकलेगी नहीं। ग्रेट। आपने ये सुनो गजेंद्र भाई ऐसी गजेंद्र, कौन सी बात बताई जीवन उमंग में, लोगों को ना इसमें भी इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट में, कि भाई आपने क्या बात बताई, जीवन उमंग जीवन में उमंग क्या में बोला। मैंने एक ही बात बताई सर कि देखिए सर, ये जो आप काम कर रहे हैं अभी, वो आप नहीं चाहोगे 10-15 साल के बाद आप इतना काम करो, ऐसा आप नहीं चाहोगे। नहीं बोले मैं चाहता ही नहीं हूं। मैं भी ये 10 साल ये जो मेहनत कर लेने का है, बाद में ऐसा कुछ करना है कि रेगुलर पैसा आता रहे और मुझे कुछ करना नहीं। मैं बोला गारंटेड आना चाहिए सर, गारंटेड आना चाहिए और टैक्स फ्री आना चाहिए। अगर 16 लाख रुपया मैं अगर किसी और जगह मैं पे करता, उस टाइम पे 945 था, 2023 पहले का बात था। अगर 16 लाख रुपया मैं दूसरी जगह मैं कहीं देता हूं, तो मुझे 16 लाख रुपया आएगा। मेरा इनकम ऑलरेडी अभी 1 करोड़ के आसपास है, तो मेरा जो टैक्स लायबिलिटी 33% टैक्स लायबिलिटी बनता है सर। तो यहां 16 लाख आएगा, 0% टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स फ्री आएगा, गारंटेड आएगा, बराबर है, और लाइफ टाइम आएगा। और दूसरा बात कि आपके फैमिली को 9-10 करोड़ रुपया टैक्स फ्री मिलेगा, तुरंत लिक्विडिटी मिलेगा। तो उसके हिसाब से ही वो कन्विंस हो गए। और सबसे बड़ा कन्विंस हो गए ना, जब खुद का दिखा देना, डेमोस्ट्रेटिव मार्केटिंग, अपना खुद का करो दिखाओ ना, तो बहुत अच्छी तरह सेल होता है। मुझे ऐसी दिक्कतें नहीं आती है सर कि पार्टी ऐसी टफ है, मेरा बात नहीं सुन रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, राइट। और मैं भी मैं खुद मैं ऐसे ही मैं भी बिलीव करता हूं कि अगर आदमी मुझे 1 करोड़ का बीमा देता है, वो जो टाइम लेता है, उतने टाइम में मैं 10-10 लाख का 20 पॉलिसी बेच दूंगा। तो मैं करोड़ का बीमा लेने में जो टाइम जाता है, उतने टाइम में मैं 2 करोड़ का बीमा कर देता हूं। मैं तेरे पीछे फील्डिंग नहीं भरूंगा। मुझे कम टाइम में ज्यादा सक्सेस चाहिए, मुझे बड़ा ही बीमा चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि उसके साथ मेरा टाइम सेट होना, उसका अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं फ्री होना, ये सब मुझसे एक्सेस नहीं हो पा रहा है सर। अभिजीत जी आपका कुछ सवाल था। ये गजेंद्र भाई, आपने मतलब एक इनडायरेक्टली बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि मेरा खुद का बीमा है, तो मुझे अंदर से वो मोटिवेशन फीलिंग आता मिलती है है, सामने वाले को एक्सप्लेन करने में। तो फीलिंग आता ये सभी लोगों को ये सीखने की बहुत बड़ी बात है कि अपना बीमा कितना है। अच्छा गजेंद्र भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा क्लाइंट जिसने रिबेट की बात की हो और आपने उसको ओवरकम किया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपका? है। रिबेट की बात शुरू शुरू में आती थी, बराबर है। और आती थी तो ऐसी आई है कि एक बार मैंने एक पार्टी का पैसा भरा, 1,34,000 रुपया मैंने भरा। और 1,34,000 रुपया भरने के बाद उसका इंश्योरेंस पास हुआ। उसके बाद वो पार्टी कमीशन मांगती है। कमीशन का कोई बात हुआ ही नहीं था, और कमीशन का वो बात करता तो मैं पहले ना बोल देता, उसको कन्विंस करता, अगर होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं छोड़ देता। लेकिन वो पार्टी कमीशन पे ऐसी अड़ी मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला कि देखो, मैं आपका भरा हुआ पैसा रिटर्न दे सकता हूं, बराबर, एलआईसी से दिला सकता हूं। अगर एलआईसी नहीं देती है तो मैं खुद दे सकता हूं। लेकिन मेरा जो एथिक्स है, उनकी उसके साथ मैं कोई बढ़छोड़ नहीं कर सकता हूं। या तो मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा, आपको 25-30 हजार रुपया चाहिए वो नहीं, मैं पूरा पैसा दे दूंगा, मेरा खुद से दे दूंगा अगर नहीं आया तो। लेकिन मैं रिबेट से काम नहीं करूंगा। मेरे बहुत समझाने के बाद भी, तो एक ही केस ऐसा हुआ था कि उसमें एजेंट अंदर जुड़ा हुआ था कमीशन दिलाने के लिए, और वो केस मुझे छोड़ना पड़ा, और मैंने उसको कूलिंग अप करवा के पैसा दे दिया।
1,35,000 रुपया था। वो पार्टी कुछ 25,000 कमीशन मांग रही थी, लेकिन मेरा एथिक्स था, अगर मैं उसको देता ना, मैं किसी और को बिना कमीशन से बीमा बेच नहीं सकता था। मैंने उसको पैसा पूरा दिला दिया, और दिला देने के बाद मैंने उसके माफी मांगी कि सॉरी सर, आपको मेरी वजह से दिक्कत हुई, क्योंकि मैं एथिक्स के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता था। आपके लिए मुझे 25-50 हजार रुपये का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। और मैं ये एक बीमा मुझे छोड़ना पड़ा, अदरवाइज आज तक मुझे कमीशन के लिए बीमा छोड़ना नहीं पड़ा है, बराबर है। और 100% कोई एक पार्टी मेरी ऐसा नहीं बोल सकती 1 रुपया गजेंद्र खैर ने कमीशन दिया है। मेरी टीम भी, मेरे टीम के कई एजेंट आज सुन रहे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हो, बिना कमीशन से काम करते हैं। मेरे एजेंट आज मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। मेरे दो एजेंट के पास 51 लाख का मर्सिडीज है। मेरे और सब आपकी एजेंट के कितनी पास टीम है? ऑफिस है। कितनी मेरे टीम है पास सर? खुद 4 ऑफिस है, 5वां ऑफिस अभी मैं ये महीने में शुरू करने वाला हूँ। टोटल टीम कितनी है आपकी? मेरी टीम जो है 125 के आसपास है। 125। इसको आप बैलेंस कैसे करते हो, खुद का बिजनेस और आपके टीम मेंबर्स एजेंट्स का बिजनेस? बस ये सब इंस्टीट्यूट ने सिखाया हुआ है सर। अगर ये अमोल नहीं भाई, सीखते तो आज हम भी वही होते, दौड़ते रहते यहाँ नहीं पहुंच पाते। ये अमोल भाई, कॉर्पोरेट कोर्स अमोल का भाई, एक कमाल यस। है। ये इसमें अमोल दीपक भाई, सर का आशीर्वाद है। वो कैसे गजेंद्र भाई, कॉर्पोरेट कोर्स हमने अच्छी तरह किया और सब इंप्लीमेंट करते गया सर। और मुझे, मेरे में एक ऐसा ड्रॉबैक है, मैं लिखता कम हूं, लेकिन जहां पे भी स्पीच होता है ना, मैं टॉपिक लिख लेता हूं। कौन सा मुझे मान लो कि दीपक सर ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये वो करूंगा, मैं ये अपडेट करूंगा। ऐसे मैं अपडेट करता गया। अभी मेरे पास 12 लोगों का स्टाफ है सर, बराबर है। और मानो कि नहीं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ ना, उसके बावजूद भी मेरे एजेंट यहां बैठे हैं, उसको एक लेस मात्र तकलीफ नहीं हुई है, थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ, पूरा एज इट इज चलता रहा, राइट। और मैंने भी, मेरा कमिटमेंट है, मेरा थोड़ा नुकसान हो जाए तो चल सकता है, मेरे एजेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे घर पे आके, अभी हेमेंद्र वासिया भी यहाँ पे ज्वाइन है, घर पे बुला के एनआरआई के फॉर्म मैंने एक बार चेक करके, मैं बोला करवाओ, हो जाएगा, बराबर। उन्होंने 8-10 लाख रुपए एनआरआई का प्रीमियम किया अभी, और उन्होंने गैलेक्सी क्लब उनका कंप्लीट किया, उनकी वाइफ का गैलेक्सी कंप्लीट किया। मेरे बुजुआ पास 3 निकली है गैलेक्सी क्लब कुछ मेंबर है, 3 और नए जुड़े हैं इस आया साल। ना तो 6 कुछ गैलेक्सी क्लब मेंबर एजेंट है सर। इनके साथ आपका, या दीपक भाई कुछ पूछ रहे हैं? अमोल भाई, गजेंद्र भाई का काम इतना परफेक्ट है। हमारे श्रेयांश शाह है जामनगर से, उनका भांजा बैंक में काम करता था, कलेक्शन का। वो ये 45 डेज चैलेंज सुन रहा था, उसने 12 लाख का सैलरी छोड़ दिया और गजेंद्र भाई के पास एजेंसी लिया टीओटी करने के लिए। ये 45 डेज चैलेंज का कमाल है। मतलब हम काम करते हैं ना, तो लोग अपने पसंद करते हैं कि भाई हमें इनके पास एजेंसी लेनी है। जो लोहा लोहे को खींचता है ना, मैग्नेटिक पावर होता है ना, वैसे ही या अगर मुझे एमडीआईडी सीओडी करना है तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जो मेरा करा के दे सकता है, क्योंकि उसने किया है। जैसे आप पॉलिसी दिखा के बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसको, सर आपने जैसे बोला ना कि आज मैं अगर सब पूछूं तो पूरे इंडिया में जानते हैं, बराबर है। तो अपना काम करना, एजेंट का काम करना, प्रॉस्पेटिंग, तो आपको ऐसा होता है एक ना जनरल, मैंने ना दोस्तों इतने गजेंद्र भाई, कि एजेंट का एक ना होता है कि खुद एजेंट बनाने के बाद खुद के काम के ऊपर का फोकस थोड़ा कम होता है। शायद बहुत लोगों की ना क्लब मेंबरशिप चली गई है, बहुत। ये रियली बोलता। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसको बैलेंस कैसे करें। इसमें है ना सर, ये उसको प्रोफेशनल वे से करना ही पड़ेगा। मेरी टीम है, मेरे टीम के मेंबर को पूछ सकते हो आप, एक भी ज्वाइंट कॉल मैंने नहीं किया है। मेरी टीम काम करती है। 1839 पॉलिसी किया है इस साल पे, 11 करोड़ प्रीमियम किया है, और 4.5 करोड़ रुपया फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम है सर। ऑल इंडिया में हाईएस्ट अर्निंग टीम है मेरी। और मैं इस साल सबसे पहला स्टार प्लेटिनम ब्रिगेड मेंबर बना हूं इंडिया में। हार्डली 3-4 स्टार प्लेटिनम मेंबर बनते हैं। मैं 2 साल बना, लास्ट ईयर में 26 लाख से मेरा 10 करोड़ प्रीमियम नहीं हो पाया था। इस साल 11 करोड़ प्रीमियम हो गया, इस साल सबसे पहला बना, राइट। लेकिन एक काम है सर कि प्रोफेशनल वे में उसको करना पड़ेगा, जितना कमिटमेंट करे उतना ही काम करना पड़ेगा, और उसके लिए पूरा एक प्रोफेशनल टीम रखना पड़ेगा। अंडर राइटिंग के लिए मेरा कजिन है, पूरा अंडर राइटिंग देखता है, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं। मैं ट्रेनिंग इतना बढ़िया देता हूं कि उसको मेरा जरूरत ही नहीं पड़े। और ये आईओई का जो एटमोस्फियर जो मिल गया ना हमें, तो मेरी टीम भी एक एनवायरमेंट में आ गई सर।
वो उन लोगों में भी इतना मोटिवेशन रहता है, ये लोग भी इतने पॉजिटिव रहते हैं। और मैं एक सर मैं दिल से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक दो जगह मैं बताई भी हूँ कि मुझे दीपक भाई और आईओई पे इतना प्राउड होता है। क्यों प्राउड होता है? कि मेरे जैसे कई लोग हैं सर, मैं अभी आपको नाम बता सकता हूं, नाम बता सकता हूं कि जो लोग इतना पैसा कमा रहे थे मेरे गांव जैसे रूरल से ही, उसको कोई कुछ नहीं वाला था समाज में, आज वो लोग इतना पैसा कमाते, इतना पैसा कमाते, इज्जत भी इतना मिला है। और आसाम जैसे, उड़ीसा जैसे, वेस्ट बंगाल जैसे वहां पे कई लोग हैं, क्योंकि मैं वहां पे घूमता हूं। मैं CWA का ट्रेनर प्रोग्राम का मैं चेयरमैन हूं, और मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लीड करने के लिए जाता हूं। तो वहां पे मेरे भाई लोग आते हैं, मेरे बात सब आईओई का बात होता है, मैं सब जानता हूं। तो दीपक सर ने जो काम किया है ना सर, तो सर को मैंने बोलता हूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, ये लोगों की लाइफ में काम किया है। हम दिल से बोलते हैं, आज हमारे बॉटम ऑफ हार्ट से बोलते हैं कि आपने सर बहुत बड़ा काम किया है, हमें ये मुकाम पे पहुंचाना है। श्यामू सरकार सर, श्यामू सरकार मुझे मिला दिल्ली में, सर वो टीओटी करता है, कहाँ से वो सिलचर डिवीजन, कहाँ कितना, अगरतला कहाँ। मैं बोला सर सैल्यूट है आईओई को कि यहाँ ये लोगों को ये लेवल पे ले गए। 5-5 स्टेट बन के एक डिवीजन बनता है, 200-400 किलोमीटर तक ब्रांच नहीं मिलता है, वहां जाके ये लोग काम करते हैं। वेस्ट बंगाल में कई लोग मुझे मिले कि ये लोगों का लाइफ बदली हो गया है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं दीपक सर को क्यों मानता है कि पैसा कमाना ही नहीं सिखाया, पुण्य कमाना सिखाया सर। उन्होंने बताया था कि आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट बनाना है। मैंने मेरे माताजी पिताजी का पासपोर्ट बनाया, इतनी मेहनत से मैंने पासपोर्ट बनाया, दूसरे ही साल मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। मुझे ले जाना था उनको दुबई में, ले नहीं जा पाया। बराबर है, पासपोर्ट भी इतनी मेहनत से बनाया था, और माताजी पिताजी दोनों को ले जाना था, माताजी अकेले को ले नहीं जा सकता था। बराबर है, तो वो मैं नहीं ले जा पाया, लेकिन मैंने पासपोर्ट बनवाया। वो बताए थे कि हर महीने एक निश्चित अमाउंट आपके पिताजी माताजी को जरूरत हो या नहीं हो, लेकिन उसके अकाउंट में या उनको आपको पैसा रेगुलर ऑन डेट आपको देना है। मैं पिछले 15-20 साल से रेगुलर मेरे माताजी पिताजी अकाउंट में मेरे पैसे जाते हैं, और उनको राशन पानी या कुछ भी 1 रुपए का खर्चा वो उस पैसे में से नहीं करता है। सिर्फ उनको ऐसा लगे कि भाई चलो मुझे किसी को दान करना है या मुझे ये करना है, उसके लिए ही मैं उनको पैसा देता था, बाकी सब मैं करता था। आज मेरे माताजी पिताजी नहीं रहे, तो आज मुझे ये एहसास होता है कि क्या सलाह दी थी ये लोगों ने, कितना अच्छा हुआ, आज मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है। बराबर, मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन मेरे पिताजी गर्व करते थे कि यार लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, है ना? बहुत बहुत तो बड़ी बात कही पुण्य आपने। कमाने का भी बहुत काम किया है। सी मैं शुरुआत में बोला था कि पैसा तो सभी कमाते हैं, सभी लेकिन कमा लेते मुझे हैं। भी ऐसा इतने सालों में, इतने सिटी में बेसिक कोर्स वगैरह सभी कोर्स लेते समय एक फीडबैक जरूर आता है, जैसे आपने कहा गजेंद्र भाई कि आई वही पैसा कमाना तो सिखाती है, लेकिन एक इंसान बनाती है, जो एक अच्छा बेटा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन साथ में एक अच्छा लीडर बनाती है। एक और एक एक्सपीरियंस आया जिसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है। आज बहुत सारे आपके एजेंट्स भी जो सीओडी कर रहे हैं, टीओडी कर रहे हैं, वो भी मैंने देखा है सभी कोर्सेस करते हैं। और ऐसी भी चीज देखी है कि कहाँ-कहाँ मैं यहाँ थोड़ा-सा आपका साथ चाहूँगा या आपका गाइडेंस या सपोर्ट चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं कि मैं करूँगा कोर्स, हाँ, और मैं मेरे एजेंट को सिखाऊँगा। अच्छा, इसके बारे में आप क्या आपकी राय है? सर देखिए, अभी 11 तारीख को मेरी टीम से 25 लोग आ रहे हैं सूरत। बराबर है, मुझे पता भी नहीं था इतना, मैं थोड़ा पिताजी की इसमें विधि में बिजी था, यस, लेकिन मुझे पता चला कि 11 तारीख को दीपक सर आ रहे हैं। तो सिर्फ हमने मैसेज डाला है कि भाई कौन कौन लोग आना चाहते हैं, वो हैमेने से ये हाथ कर रहे हैं, कौन कौन लोग आना चाह रहे हैं, दीपक सर आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, हम सब व्यवस्था करेंगे। तो तुरंत फट करके सबका नाम आ गया कि इतने इतने लोग आएंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। और मेरे जो एजेंट है ना सर, ये मेरी जो टीम बनाई, मेरे एजेंट मुझे एजेंट लाके दिए हैं, मेरा कुछ नहीं है उसमें। बराबर, मैं तो वहां पे भी ब्लेसिंग्स कमाने का ही काम कर रहा हूं, कभी मैंने उधर भी पैसा कमाने का मैंने नहीं देखा है। 2008 में जब CLI स्कीम आया ना, एक टाइम पे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तो यार मार्केट में जाऊं तुरंत जाके खट करके 50,000 रुपया प्रीमियम सेल करके आता हूं, मुझे 15-20 हजार रुपया मिल जाता है, मुझे झंझट में नहीं गिरना है। बराबर है, लेकिन फिर मुझे दूसरे क्षण ऐसा हुआ कि साला तू तो इतना पैसा कमा लेता है, भगवान ने तुझे कुछ आर्ट कुछ कौशल्य कुछ दिया है, बुद्धि शक्ति,
तो तेरी वजह से किसी की लाइफ में तेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, तू गया ऊपर, तेरा नॉलेज सब शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं 100 गजन में खैर खड़ा करूंगा, तब जाके मैंने सैलरी का वो लिख रहा है 101 एमडीआरटी। Yes, मेरा मिशन के 101 एजेंट एमडीआरटी बनाने हैं, इसलिए मेरे 125 एजेंट है सर, बड़ा, yes. वरना किसी के 100 एजेंट नहीं बनते हैं। गजेंद्र भाई, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद भगवान ने आपकी जान बचाई, चाहे वो चाहता है कि 1,000 इनके लिए ही परिवार बचाई होगी। गजेंद्र भाई करोड़ के इनकम तक पहुंच जाए। थैंक यू हाँ, सर। yes, yes. हाँ, और इंस्टीट्यूट पे मैं प्राउड इसलिए करता हूं सर कि इंस्टीट्यूट ने सिखाया है कि एजेंट के पास पैसा होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस नहीं, बिना रिबेट से काम करना इंस्टीट्यूट ने सिखाया सर। तब आज जाके हम इतना खर्चा कर सकते हैं ना, कहीं प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता है सर। हम कितना कितना पैसा खर्च करते हैं, चैरिटी करना सिखाया इंस्टीट्यूट ने सर, लोगों का रिस्पेक्ट करना सिखाया, सब कुछ सिखाया आईओई ने, राइट। तब जाके यहां पहुंचे, तब जाके आज हमारा इज्जत है। आप अगर एक पूछना चाहूँ दिल से, आपका यह ओपन है, जैसे लड़की को बोला तो फीमेल्स को एज नहीं पूछना चाहिए, वैसे आपका आज का इनकम लेवल क्या है? सर मेरा 2.25 करोड़ के आसपास का इनकम है, 185 के आसपास है, सब इनकम जोड़ के 2-2.25 करोड़ रुपया इनकम है मेरा। दोस्तों, क्या लगता है आपको? ये दिल से जोरदार ताली नहीं होनी चाहिए कि एक अपना भाई, एक अपना बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, एज मायने नहीं रखता, एक 2 करोड़ के ऊपर का इनकम कमाता है इंश्योरेंस में, किसी बिजनेसमैन का इनकम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इसको उन्होंने बिजनेस करके सोचा, और बिजनेसमैन ये सोचा है कि मेरे एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो, वैसे ही ये अपने टीम मेंबर का भी ग्रोथ सोचते हैं। मुझे मेरे मालूम है एजेंटों इनका को भी रीजन। सर मैं आज यही बोलता हूं कि देखिए मेरा स्टाफ है, अब स्टाफ भी मेरा इतना संतुष्ट स्टाफ है कि वो रात दिन मेरे लिए काम करेगा, बराबर। मेरा एक स्टाफ एक्सपायर कर गया लास्ट ईयर, तो मैंने उसको 1.5 लाख रुपया दिया उनके परिवार को तीसरे दिन, और मेरे एजेंटों को बोला कि भाई इनका परिस्थिति बहुत वीक है, तो उनके परिवार को कुछ हेल्प कीजिए। तो 1 लाख रुपया ये लोगों ने 2,000-3,000 करके दे दिया सर। 2.5 लाख रुपया हमने तीसरे दिन उनके परिवार को चेक दिया ना, उनका पूरा परिवार रोता था कि उनके पास कुछ पैसा नहीं था, और पूरा गांव में आज सब लोग इज्जत करता है कि ऐसे एजेंट होने चाहिए। मैं स्टाफ, मेरे एजेंटों को भी बोलता हूं कि भाई स्टाफ के परिवार के लिए भी भगवान हमें देता है, हमारे लिए नहीं देता है, स्टाफ के परिवार के लिए भी देता है। तो स्टाफ रखो, उनका भी भला होगा, आपका भी काम बढ़ेगा, और जितना सैलरी देते हो उससे 2 गुना 3 गुना वो आपको करके देगा। वॉइस चला गया, म्यूट हो गया सर। अभिजीत जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? अच्छा गजेंद्र भाई, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई बड़ी पॉलिसी मतलब बड़े क्लाइंट के पास जाना, उनका अपॉइंटमेंट लेना थोड़ी बड़ी बात है। मतलब आप उनको क्या मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपने कहा ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक बड़ा पॉलिसी भी होना चाहिए। तो बड़े आदमी के पास कैसे जाया जाए और उसको कैसे अप्रोच किया जाए, उसका कोई एक आध शेयरिंग आपका अगर होगा तो जरूर बोलिए। सर मैं इतना बड़ा बीमा ही नहीं बेच पाया हूं सही में, मैं 50 लाख के आसपास मेरा फैमिली का प्रीमियम है, एक फैमिली का, और वो भी एक लिया, दो लिया, तीसरा लिया, ऐसे करके बेचा है मैंने। कोई 100 करोड़ का, 50 करोड़ का ऐसा बीमा आज तक नहीं बेचा है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जो लेवल से आया ना, तो मेरा ऐसा कोई इतना बनता ही नहीं था कि मैं ऐसे कोई अपॉइंटमेंट लेके कर पाया, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन करूंगा, मैं एक 100 करोड़ का पॉलिसी करूंगा, तब मैं ये शेयरिंग जरूर करूंगा। जो मैं किया नहीं हूं ना, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, बराबर। मेरा यही रहा है कि मैं सबसे ज्यादा कम टाइम में ज्यादा लोगों को बीमा करके बड़ा काम कर दूं ना। वो रिलायंस का छोटा रिचार्ज 5 रुपया वाला है ना, लेकिन 5-5 रुपया करके वो 5,000 करोड़ कर देता है। तो मेरे दिमाग में वही पड़ा है, बराबर है ना, होलसेल में बेचो। ये धीरू मेरा भाई की स्ट्रेटजी रणनीति, रहा है सर। धीरू भाई की रणनीति। यस, ये स्ट्रेटजी रहा है मेरा। यानी मैं ग्रुप मीटिंग बहुत करता हूँ, जाऊंगा खड़ करके पॉलिसी लेके आ जाऊंगा, ऐसा करता हूं मैं। अच्छा सिक्स गजेंद्र हंड्रेड भाई, एटी लाइव्स का रिकॉर्ड है मेरा। मैंने 2013 में 680 लाइव्स किया है, वाह। 2013 में 680 लाइव्स किया है, तब जाके डीओडी हुआ है सर। अच्छा गजेंद्र भाई, बहुत सारे लोग कमिटमेंट कोर्स में आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको दिक्कत है। इतना ज्यादा पैसा है, पता नहीं मैं भरने के बाद मेरे लाइफ में उसका फायदा होगा या नहीं होगा। आप उनको क्या बोलेंगे, मतलब आपके अनुभव के अनुसार आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रेनिंग का मैं बोल रहा सर कि ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करने के लिए ऐसा लगता है सबको कि भाई मैं ये पैसा बचाया, लेकिन बहुत सारा पैसा गंवाया है। ट्रेनिंग में नहीं आके सब लोगों ने पैसा गंवाया है। मेरी ब्रांच से मैं आया हूं, बराबर है।
तो एक एजेंट टीओटी करता है, बराबर है, लेकिन उसके पास बचता क्या है सर? क्यों? क्योंकि इसके साथ इंस्टीट्यूट नहीं है। पैसा किसी को देना नहीं है, रिबेट कोई देना नहीं चाहता, कौन देना चाहता है? लेकिन वो रिबेट बचा नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर मैंने 1.5 लाख रुपया बचाया होता तो आज मैं हर साल 40 लाख 30 लाख रुपया जो फर्स्ट ईयर कमीशन कमा रहा हूं वो सब चला गया होता। कितना पैसा कमाया होता, बराबर है। तो ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज है। और सर ये विजन ही नहीं थे कि हम यहां तक। सर मैं 22 कंट्री का ट्रिप किया मैंने, एलआईसी से 22 कंट्री का। मैंने मेरा जिला नहीं देखा था पूरा, मैं आपको बताऊं दिल से। तो मैंने 23 इंटरनेशनल ट्रिप की है और मेरा एक भी रुपया नहीं है। और 3 ट्रिप मैंने छोड़ी है कि सर मैं नहीं जाऊंगा। बोले यार क्यों नहीं जाएगा? मैं बोला एलआईसी पैसा, बोला एलआईसी पैसा नहीं, लेकिन टाइम तो मेरा है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करके छोड़ा है मैं। और ऐसा एक अपना सपना है कि लड़के के शादी में कितनी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ वो है ना, हमने वो एम्बेरस ने बताया होगा आपको। मैं बोला मेरे लड़के की शादी होना तो हम कोई वाहन नहीं करेंगे, सब प्राइम गाड़ियां ही होनी चाहिए। छोटी मोटी गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चले, और गाड़ी में ही बारात जाएगी। अपना लड़के का शादी होता हूं, और मेरा एक ही लड़का है, छोटा था जब 2-3 साल का, तभी उसका पूछो ना बड़ा होके क्या करेगा, बोले पापा जैसा मैं टीओटी एजेंट बनूंगा। और मैंने मेरे लड़के को पहले से ही बताया कि तेरे को एमडीआरटी करना है, सीओडी टीओडी करना है, और एलआईसी एजेंट ही बनना है, और कुछ नहीं करना है। एमबीए फाइनेंस में है, लास्ट ईयर उसका चल रहा है, बराबर है। वो अभी 6 महीने के बाद ये व्यवसाय में आ जाएगा। अभी वो गैलेक्सी क्लब मेंबर बन गया है, लेकिन वो खुद संभालेगा। वेरी गुड, फंटास्टिक। दोस्तों आज रियली ना मीन्स ऐसे आप सोचो कि एक एजेंसी से 280 रुपए की अप्रेंटिसशिप, ये मैंने भी 10वीं के बाद किया है, लार्सन टुब्रो में आया था और 150 रुपए अप्रेंटिसशिप थी तभी, 78 की बात कर रहा हूँ। तो शायद आज टर्नर फिटर होता, लेकिन हमने नहीं की। मेरे पिताजी ने फाड़ दिया था फॉर्म, क्योंकि हम माइनर थे तभी, 15 साल के। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि 280 रुपए की अप्रेंटिसशिप करने की तैयारी, क्योंकि पैसा नहीं था, और आज 2.25 करोड़ के ऊपर की इनकम। दोस्तों ये सफर इजी नहीं होता, आसान नहीं होता, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है जो आपने जाना गजेंद्र भाई ने। हैट्स ऑफ टू गजेंद्र भाई आपको। से आज बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता है सीएलआईसी जो आपको रोल मॉडल मानते हैं। आज आप ऑल इंडिया में आपका नंबर 1 नाम है, हर बंदा चाहता है वहां तक पहुंचे, और ऐसे ही आज और एक आपको रोल मॉडल मानने वाला बंदा आज हमारे साथ है। जो भी उसकी सेम स्टोरी है, इसके लिए आज उसको आपके साथ लिखा है कि इसका ऐसे ही नांदेड़ से भी आगे जाके छोटा सा गांव है, वहां से बंदा काम करता है। और मैंने जब से उसके साथ इंटरेक्शन होता है ना, वो आपको भी रोल मॉडल मानता है, आईओई का भक्त है, कंटिन्यू रहता है। मैं कहूंगा राजकुमार पिंचा आपका वीडियो चालू करे और माइक चालू करे। दोस्तों इतने छोटे से गांव से आने के बाद भी सीखने के लिए, बेसिक कोर्स करने के लिए, वहां से अभी बताएगा कितना किलोमीटर है, मुंबई आया। मुंबई आया, बेसिक एडवांस, अभी भाईंदर में कोर्स था, भाईंदर मेरे यहाँ फेब्रुआरी में, जनवरी में। वहां से खुद नहीं आया और 4 एजेंट को लेके आया। दोस्तों ये जो भावना है ना क्रिएट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद आगे क्यों बढ़ू और कितने लोगों को आगे बढ़ना चाहूँ। और गजेंद्र भाई आपके लिए एक छोटा शिष्य बोल सकते हो, या आपको रोल मॉडल मानता है। थैंक यू सर। ऐसे ही राजकुमार पिंचा, जोरदार ताली से इनको भी मैं आगे बुलाऊंगा। राजकुमार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे, आप कहाँ से हो, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है और कैसे शुरू किया, शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते और जय जिनेन्द्र, और सभी आईओई के सभी स्टूडेंट सीसी पार्टिसिपेंट्स को मेरा तहे दिल से मेरा नमस्ते। मेरा नाम राजकुमार पिंचा, मैं नांदेड़ से 80 से 100 किलोमीटर दूर हिमायत नगर बोल के एक छोटा गांव है, वो गांव के देहात गांव में मैं रहता हूं सर। और मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई 1995-96 में, मैं एलआईसी का एजेंसी खुद होके जाके लिया। मैं मेरे रिस्पेक्टेड गुरु आदरणीय श्री दिलीप दराड़ी जी, वो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके पास मैं जाके खुद होके एजेंसी लिया। और मुझ में जुनून था सर पैसे कमाने का, कि भाई कुछ मैं बनूं, खुद के पैर पे मैं खड़ा हूँ। मुझे लगा कि भाई चलो एलआईसी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा मुझे पता लगा था कि भाई मेरे एक दोस्त को 1000 रुपये महीना जब मिलता था कमीशन सर, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं भी कर सकता हूँ कुछ। तो मैं एजेंसी लिया 1996
95 में। फिर ऐसे ही मैं 2-10 पॉलिसीज बनाता था और छोटे छोटे टिकट साइज 2,500-3,000 का था। तो मैं फिर भी वो टाइम में सर टॉप 10 में रहा मैं ब्रांच में मेरे। एक 40 पॉलिसीज बना के मैं टॉप 10 में आया, फिर 100 पॉलिसीज बनाया, लेकिन टिकट साइज सर थोड़ा बहुत छोटा था सर, ऐसा वो मजा नहीं आ रहा था। फिर 2010 में सर मैंने नांदेड़ में पहली बार अमित जी कोठारी जी का सर एक बेसिक कोर्स हुआ था 2010 में। तो यकीन मानिए सर, जब मेरा 1 लाख इनकम था, एकदम एमडीआरटी करने के बाद आपको पता है सर कितना होता है। उस टाइम पे सर तकरीबन 7 लाख रुपए कुछ कमीशन चाहिए था, वो 1 साल के अंदर मेरा सर उस टाइम पे हो गया। लेकिन अब कैसा है, एक बार तो कोर्स करने के बाद तो आदमी क्या होता है कि भाई एमडीआरटी होगा तो आदमी जरा थोड़ा इसमें आ जाता है कि भाई अब मैं एमडीआरटी हो गया, तो वो आदमी जमीन पे नहीं रहता है। तो कैसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ आप जैसे हमें गुरु नहीं मिले सर वापस, कि मैं जाके कहाँ तो भी कुछ करूं, सीखूं, क्योंकि बॉम्बे बहुत दूर था सर। यानी कोई ऐसा महसूस नहीं होता था कि भाई नांदेड़ के बाहर कहाँ गए हम कभी, छोटे गांव में से। तो ऐसा ध्यान में आया कि भाई चलो वहां पर ट्रेनिंग होती है। तो सर मेरा 2017 में सर मैंने एक कॉम्बो कोर्स किया सर। तो आपको पता है कि 2017 फरवरी में मैंने आपके पास आके कॉम्बो कोर्स किया बॉम्बे में। तो सर मेरी वहां से सर मेरा टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया सर। अब वो कैसा है कि टर्निंग पॉइंट कैसा चेंज होता है कि आप शॉर्ट में सर पॉलिसी कैसे समझाए, कम समय में कैसा लोगों से बात करें, कैसा उनको पूरा टोटल बताए कि भाई आपका ये पैसे भरने से ये कैसा होता है, कैसा फायदा होता है। ऐसे करते करते सर मेरे कॉल बहुत होते गए। आज भगवान की दया से सर मैं 16 टाइम एमडीआरटी बन चुका हूँ, उसके बाद 1 टाइम सीओटी बन चुका हूँ, गैलेक्सी 2 साल कंटिन्यू गैलेक्सी रहा हूँ। एलआईसी में मैंने अभी सीएलआईसी लिया, 44 मेंबर मेरे बन चुके हैं सर एक ही साल में। डायमंड ब्रिगेडियरशिप में मैं इस साल आ गया। ये ऐसा सर आप सभी का आशीर्वाद से सर ये सब अच्छा चल रहा है सर मेरा। और मुझे आज गजेंद्र भैया का मैंने सुना तो मुझे यानी ऐसा एकदम शौक लग गया है सर कि जो इतना 25 कंट्री में जाना, फिर कल 2-3 लोगों को भी सुना है कि सर एलआईसी से कितना पैसा कमा सकते हैं सर। मेरी इच्छा जागृत हो गई सर। यानी ऐसा लग रहा है कि सर अपन कुछ भी नहीं है, अभी जीरो है, अपन जीरो। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ना है। आप सब लोगों का ब्लेसिंग से प्लैटिनम में मेरे को ये साल मुझे एंट्री करना है सर, फर्स्ट टाइम। राजकुमार जी, तथास्तु, हम सभी की ओर से तथास्तु। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। राजकुमार जी, आपका कोई ऐसा सेल जो आपको लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग होगा उसको कन्विंस करने में, मतलब लोगों को मिले एक ऐसा आइडिया कि कैसे क्लाइंट को कन्विंस किया जाता है, ऐसा कोई अनुभव हो, वो जरा शेयर हाँ करिए ना। सर, मैं कस्टमर के पास जब जाता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। मैं क्या करता हूँ सर कि डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि एक अमोल सर ने मुझे एक मैसेज दिया था सर, जो कॉम्बो में मुझे बोलने बताया, जो भी कोर्स किया उनको मैसेज दिया था कि गेट सो एंड सो, गेट सो एंड सो, एंड इतना इतना आपको मिलेगा। और उसके बाद में एंटायर प्रीमियम पे सर 25% डिस्काउंट, राइट। तो सर 25 डिस्काउंट बोलने के बाद में सर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एंटायर प्रीमियम पे सर, एंटायर प्रीमियम बोले तो आने वाले पूरे किस्तों पे 25% डिस्काउंट। हालांकि जो दूसरे एजेंट जो है वो 25 होंगे या एक आधी बार देते होंगे या 6 महीने के देते होंगे, मैं सर पूरा एंटायर प्रीमियम पे देता हूँ सर। तो वो मैसेज का मेरा सर बहुत बड़ा इश्यू हुआ। मुझे बुलाए सब जनों ने, XYZ टीम ने बुलाया मुझे कि भाई आप ये ऐसा कैसा कर सकते हैं, IRDA के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। मैं बोला सर मैं चैलेंज देता हूँ, मैं देता हूँ सर, आप कहीं पे भी मुझे बिठाइए आप। क्योंकि जब मेरे गुरु ने मुझे बताया वो तो बात खत्म हो गई। तो सर चैलेंज सर कि वो लोग मुझे सर सामने से मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं सर कि आप आइए हमें बताइए प्लान। तो सर मेरा ABCD पूरा मेरा सर पूरा रग रग में जैसा आदमी के भरा वाला है, कॉम्बो कोर्स का ABCD कंसेप्ट वो पूरा मैं उनके सामने रख देता हूँ। और एंटरप्रेन्योर पे सर आप यकीन मानिए सर, वो लोगों को लगता है कि ऐसा कैसा हो रहा है सर, अब ये नया है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। पॉलिसी लोग बता देते हैं, जीवन लाभ या कौन सा XYZ जो भी पॉलिसी है, लेकिन मैं कंसेप्ट से बताता हूँ सर।
कंसेप्ट से बताने से क्या हो जाता है, उसका समय मिलता है, उसके सुनने का क्यूरियोसिटी बढ़ती है सर उसकी, कि ये 25% इन्हें कैसे दे रहा है सर। क्योंकि मैं इतना बताता हूँ कि भाई हमारा सब कम कर दिया और कस्टमर का सब बढ़ा दिया है बेनिफिट्स, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा सर, वो बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरा एक शेयरिंग है सर मेरा कि एक दोस्त की एक कपड़े की दुकान थी सर, मॉल, बहुत बड़ा मॉल है। तो मैं क्या करता हूँ सर, एक जहाँ पे भी मैं कभी गांव गया, साईं बाबा की शिरडी के दर्शन को गया या तिरुपति को गया, तो मैं वहां से एक सर मूर्ति लाता हूँ, और जो भगत है, जिस भगवान जिस भगवान के भगत है, वो भगवान को क्या करता हूँ सर, मैं वो मानता हूँ और उनको ले जाके वो मूर्ति मैं ले जाके उनके जो दुकान और जो बैठक उनकी जो रहती है ना पीछे, मैं उनकी मूर्ति स्थापना कराता हूँ। स्थापना बोले तो ऐसे नहीं है कि गए और दे दिए और आ गए, ऐसा नहीं है। उसको मैं क्या करता हूँ सर, ले जाके देता हूँ, और सही समय आने के बाद अपन इसको लगाएंगे। मैं अच्छा दिन देख के मैं मुहूर्त निकाल के आपको लाता हूँ, और इसकी अपन सही स्थापना करेंगे, तो बहुत सर बढ़िया, किसको अच्छा नहीं लगेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्थापना अगर जब बोल रहे हैं कि भाई वो लगाया लाया और वो लगा देंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या सर। अच्छा मुहूर्त देख के अपन स्थापना करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ सर, वो अच्छा मुहूर्त देख के सर वो स्थापना करके, और उसको खिचड़ी या कुछ उसको नाश्ता बनाने लगाता हूँ कि जो तेरे दुकान में काम कर रहे हो बच्चों को स्थापना का कुछ प्रसाद देना चाहिए ना, तो वो सर एक्टिविटी करता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही सर वो भगवान बालाजी ने मुझे साथ दी सर, उसके लड़का एमबीए करके सर दुकान संभालने आ गया, और उसका दोस्त उसकी पॉलिसी 1 करोड़ की बताने आ गया। तो बताने के लिए आ गया, तो फिर ऐसा पॉलिसी उसकी डन हो गई, सब हो गई। बोले मैं पिताजी को बात करे बगैर मैं डिसीजन नहीं लूंगा। तो फिर पिताजी को बात करने के बाद पिताजी आए दुकान पे। आने के बाद में आप कोई भी दुकान पे आए तो क्या करते हैं सर, भगवान के पैर पड़ते हैं सर, जो भी उसको मूर्ति रहती है ना सर दुकान पे, तो उसके पैर पड़ते हैं। तो पैर पड़ते उसको बालाजी के दर्शन करते मेरी याद आई सर उसको, कि भाई ये मूर्ति मैंने दिया और ये इंश्योरेंस के लिए आए वाला है ये तो उसका तो जो माइंड उसका सर जाग गया कि ये पिंचा ने दिए वाली है मूर्ति, और ये इंश्योरेंस के लिए आया वाला। तो उसको सर वो एजेंट को उन्होंने क्या करे कि भाई पूरा समझा लिए, और समझा के उसको ठीक है हम सोच के बताते हैं बोल के उसको रवाना कर दिए। फिर मुझे बुलाया सर उन्होंने इमीडिएट फोन करके कि पिंचा हमें पॉलिसीज बनाना है और वो ऐसा ऐसा हमें बता के गया वाला है, तेरे पास क्या है। तो वहां सर मुझे एबीसीडी कंसेप्ट मुझे काम आया सर, क्योंकि उन्होंने दूसरे प्लान बताया था, आनंद बताया था, मैं एबीसीडी बताया सर। तो उसको सर वो जगह पे सर मुझे सर 12 लाख का प्रीमियम आया सर मुझे ईयरली। तो मुझे बालाजी भगवान ने बचाया और आईओई ने बचाया, अमोल जी ने बचाया मुझे उस टाइम पे। और दूसरा एक मेरा सर एक शेयरिंग है सर, मैं एक 14 लाख 12 लाख 13 लाख का प्रीमियम था सर मेरा। बहुत खुश होगा सर एकदम, सामने से आया, नाम था उनके पास, मैं फॉलोअप में भी था। पॉलिसी सर कुछ कारण 10 के 12-13 लाख का लगभग प्रीमियम था सर, और हमने कर लिया सर, वो पूरा कंप्लीट कर लिया, खुशी समा नहीं रही थी। पॉलिसीज बना लिए, बना लेने के बाद में सर रिपोर्ट भी दे दिए सर। रिपोर्ट देने के बाद में सेंट्रल ऑफिस से सर उसका डिसीजन आया, पोस्टपोन 6 मंथ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद में मैंने वापस उसको सर रिप्रेजेंट किया। 15 दिन के बाद वापस सर मेल आया। मेल आते ही मुझे बहुत खुशी हो गई कि यार देखा तो क्या है सर, डिक्लेन। तो सर पूरा एकदम नर्वस हो गया। नर्वस होने के बाद में फिर अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करना, कि 12-13 लाख का प्रीमियम सर मेरे हाथ से जा रहा है। तो सर रात के 11 बजे सर मैं अमोल जी शर्मा जी से मैं बात किया फोन पे, डर के वो भी सर आप रात में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सर 2 कॉल में उठा लिया सर, 2 रिंग में बेल में उठा लिया सर ने फोन। उठाने के बाद में पूछे सर कि मैं सर ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है सर, मुझे डिक्लेयर हो गया सर मेरा पॉलिसी सर, और मेरा एमडीआरटी में अभी सर मैं बहुत करीब हूँ, और एक पॉलिसी से मैं सर मेरा जून में एमडीआरटी हो जा रहा है, तो सर अब कैसा करना है। तो उन्होंने सर मुझे ऐसे टिप्स दिए सर, वो पूरा सर उन्होंने जैसा मुझे बताए वो पूरा मैंने इम्प्लीमेंट करके सर मैंने वापस उसको सर रिप्रेजेंट किया। तो ब्रांच वालों ने बोला कि भाई ये ऐसा नहीं होता है, डिक्लेयर हो गया बोले अब ये पॉलिसी। सर आप भेजिए तो सही, मैं देखता हूँ सर, आप भेजिए तो सही, मुझे मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि कुछ हो सकता है, आप भेजिए सर, यहाँ से रिप्रेजेंट करिए सर ब्रांच से। तो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किए,
फिर डिवीजन में प्रॉब्लम आई है, ऐसा कैसा कर रहे हैं आप? रिप्रेजेंट ऐसा नहीं होता है, वो उसका मेडिकल लाइन पे पूरा डिक्लेन हुआ है। फाइनेंशियल पे अगर डिक्लेन होता तो मैं हम कुछ कर सकते थे, या दूसरा कुछ कारण रहा तो हम कर सकते थे, लेकिन मेडिकल लाइन पे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला सर आप प्लीज भेजिए सर सेंट्रल ऑफिस, सर हम कुछ देखते हैं वहां पर कुछ हो सकता है क्या, उसका कुछ रिक्वायरमेंट कुछ आता है तो हम देखेंगे। तो सर ने जो बताया सर वैसा वो सेंट्रल ऑफिस चलेगा सर, तो वहां से सर बोले कि ये आने वाला ही है रिपोर्ट, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। वो सर केस रीओपन हो गया, और वो रिपोर्ट बनाने के लिए पार्टी भी राजी हो गई और एलआईसी भी देने के लिए सर राजी हो गई, और वो पॉलिसी क्लास 1 में एक्स्ट्रा पास होके सर उसको पॉलिसी 12 लाख का प्रीमियम आ गया सर। अब यकीन मानिए सर 35% था जो क्या बात। 35% कम नहीं होता है सर 12 लाख का। तो थैंक्स टू अमोल सर, आई हुई उनकी वजह से आज मेरा अर्ली एमडीआरटी होके सर मुझे 50,000 भी अलग मिले सर, मुझे वो जो बख्शीश मिलता है ना वो मुझे मिला है सर। राजकुमार जी, आने वाले दिनों में अमोल सर का कमांडो कोर्स लगने वाला है, आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, करना चाहिए या पैसा बचाना चाहिए? सर मैं एक सुनना चाहता हूँ कि सर कमांडो का कंसेप्ट क्या है सर? कमांडो बोले सॉरी, तो क्या है? कमांडो ने कॉम्बो कोर्स, कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो कोर्स सर, सर मुझे एक बताना है कि सर अगर दूसरा अगर कोई मैसेज डालता है कि गेट 1 लाख 5 years एंड 10 आफ्टर 15 years लाइफ टाइम सर, तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास कौन सा प्लान है सर? है आपके पास सर जवाब? मैं बोलता हूँ ये कस्टमर के लिए बोलता हूँ या एजेंट के लिए भी बोलता हूँ सर। सर कहीं किसी के पास सर इसका आंसर नहीं है, कौन सा प्लान है क्या है, पूरा फिरकी है सर ये। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, मैं अभी तक 5 बार कॉम्बो कोर्स किया सर, क्योंकि नया नया कुछ आते रहता है सर, उसमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अगर एजुकेशन में अगर नहीं रहे सर, शायद अगर मैं एजुकेशन में नहीं रहता था या कॉम्बो कोर्स में कंटिन्यू ज्वाइन भी नहीं करता था, तो शायद ये मेरी डिक्लेयर वाली पॉलिसी सर मुझे नहीं मिलती थी। तो मुझे यही बोलना है कि जब तक आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, अब वो काम के लिए आप अगर समझिए इसमें पैसे कमाने के लिए अगर आए हैं, तो आपको सर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, और कुछ कंसेप्ट की भी जरूरत है। अगर आप जैक लगा के टायर गाड़ी उठा रहे हैं तो वो सर ट्रेनिंग हो गई, और आदमी हाथ लगा के अगर उठा रहे तो वो सर मेहनत हो गई। तो मुझे यहाँ ये मैं बोलना है कि सर बोलना चाहूंगा राजकुमार के लिए, 2017 फरवरी में मुंबई में आया था, और तभी से कंसेप्ट की बात, किसी किसी ने पूछा एबीसीडी कंसेप्ट क्या है, एबीसीडी कंसेप्ट क्या है। दोस्तों एबीसीडी कंसेप्ट एक 5 मिनट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आप सभी की नए साल की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए बताना चाहूंगा। आज के आज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हो, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक कंसेप्ट डाला है एबीसीडी कंसेप्ट, लेकिन आप समझ सकते हो डिटेल के लिए जब भी आपको समय मिले कॉम्बो प्लान में जरूर आना, क्योंकि ये 2002 वो पॉलिसी बंद हो रही 2017 से राजकुमार बोल रहा है, और 17 से लेके आज तक कितना एमडीआरटी किया राजकुमार? सर 16 टाइम हो गया सर मेरा। 16 टाइम एमडीआरटी एक ही कंसेप्ट के ऊपर, एक ही कंसेप्ट के ऊपर 16 एमडीआरटी होता है दोस्तों। दिस इज द पावर और ऑफ कॉम्बो सीओटी प्लान। वन टाइम मैं सीओटी हुआ सर। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने एलआईसी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतने डीप है, उसको एनालिसिस करना चाहिए अलग अलग तरीके से। और आज भी मैं जहां जहां सेमिनार है, जैसे कल अहमदाबाद में है, 9 तारीख को मुंबई में है, मैंने एक जबरदस्त कंसेप्ट बनाया है, टोटली न्यू कंसेप्ट है, आज तक कॉम्बो प्लान में भी नहीं लिया है, ऐसा कंसेप्ट बनाया है, और हर सेमिनार में देने वाला हूँ, कुछ नया मिले। बराबर है। तो अहमदाबाद में 8 तारीख को, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ अहमदाबाद में आने के लिए। बहुत समय से अहमदाबाद आने नहीं मिला, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में हूँ, आते हैं, ऑनलाइन में आए थे। 9 तारीख को मुंबई में है, मुंबई में भी धमाकेदार प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ अभिजीत जी है, दीपक भाई है, पारस भाई, अमित भाई, सभी और अचीवर्स। बहुत धमाका होने वाला है। अभी गजेंद्र भाई ने कहा 11 तारीख को सूरत में है, क्योंकि पहले से पता चला, वैसे अपने आ गया। दिल्ली में 16 को है, चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग अभी दिल्ली में आ रहे हैं, वापस चंडीगढ़ भी कर रहे हैं सुनील जी, डोंट वरी। चंडीगढ़ लुधियाना ये 3 सेंटर में जिम्मेदारी ली हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अभी फिलहाल का प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो 16 तारीख को दिल्ली है। मैक्सिमम दोस्त आप चंडीगढ़ से भी दिल्ली आ सकते हो, बहुत बार आए हो, चलो एक सफर एक दिन के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लुधियाना से लोग आ रहे हैं। 24 तारीख को पूना में है, पूना और आजू बाजू के शहर में जितने लोग हैं वो आ सकते हैं। 2 तारीख को अपना हैदराबाद में है,
26 तारीख अभिजीत जी 26 तारीख नासिक है, बराबर है? 26 तारीख नासिक किया। 26 अप्रैल नासिक है, 13 तारीख को कोलकाता में है। दोस्तों ये इतना हमने अप्रैल महीने में क्यों इतना एक्टिव रखा? हम भी चाहते थे हमारे परिवार के साथ हम घूमने फिरने जाए, बच्चों की छुट्टियां लग के जाए, लेकिन एक है, नए साल की शुरुआत अगर धमाकेदार हो ना तो और जबरदस्त हो सकता है। इसके लिए हमने अपने आप को व्यस्त रखा है पूरे अप्रैल में ऑलमोस्ट, बराबर है? तो गुजरात में अहमदाबाद और सूरत है पर्टिकुलर ये महीने में। राजकोट वगैरह सब आएंगे। राजकोट मैंने किया है 4-5 बार, मैंने कॉम्बो प्लान किया है, हर जगह आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हो समय की पाबंदी, दिन के लिमिटेशंस, एक महीने में खाली 30 दिन होते हैं, बराबर है? यातायात, ट्रैवलिंग उसमें भी दिन जाते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम शहर को कवर करेंगे। आज तक महीने 300 के ऊपर सिटीज में प्रोग्राम दिए। लेकिन एक है दोस्तों, राजकुमार की जब भी बात सुन रहे थे तो एक ही मैं कहूंगा राजकुमार के बारे में, हम तो सीखे हैं। अभी मेरा औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वहां बेसिक कोर्स था, उसका अनुभव बताए राजकुमार जी, आप जब ये आए थे। कॉन्ट्रीब्यूशन इन अदर्स टाइप क्या सर होता है? यस राजकुमार। सर मैं वहां पर जब मैं बेसिक कोर्स के लिए आपका था सर, तो सर मैं यहाँ से सर 15 लोगों को मैंने लेके आया था। मेरे मेरे नए एजेंट थे, जब मेरी 20 की भी टीम नहीं थी, 17-18 ही थे मेरे पास उस टाइम पे, तो मैंने 15 लोगों को लेके आया सर। 15 में से सर मेरे 12-13 लोग सर मेरे एकदम अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं सर, जो 50-60 पॉलिसी। और एक बंदा जो मेरा है सर अभी 237 पॉलिसी किया सर, 237 सर पॉलिसीज किया है सर उन्हें एक ही साल के अंदर। तो वो अभी एमडीआरटी के बहुत करीब है। एक्चुअली उसका टिकट साइज 15,000 12,000 वैसा है, लेकिन वो अभी एमडीआरटी के बहुत करीब है सर वो। तो वो बहुत जल्द से आपको मिलना चाहेगा। वो उसका नाम है सर सुदर्शन भोयर, जो आपका एकदम बहुत भगत है वो। तो ट्रेनिंग से तो सर बहुत फायदा होता है सर बस। रेगुलर आप काम कैसे करते हो? छोटे से गांव से हो, अच्छा आपने और डेवलपमेंट क्या किया अपना ऑफिस वगैरह, उसके बारे में बताइए। सर मेरे 3 ऑफिसेस हैं। प्रीमियम पॉइंट है सर, जिसमें जो पेमेंट भरने आते हैं तो उनके लिए कहाँ सर का पूरी ऑफिस है? कहाँ का ऑफिस है? सर एक इस्लापुर बोल के एक सर्कल है सर, किन्नौर तालुके में तहसील ऑफिस किन्नौर है, उसमें इस्लापुर बोल के एक सर्कल अच्छा है, वहां पर एक ऑफिस है। और हिमायत नगर में सर एक 2 ऑफिस है सर। और एक अभी एक नया ऑफिस में एक ढानकी बोल के उमरखेड़ और जिला यवतमाल में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे मैंने इसके बेनिफिट लिए पूछा पंजाब, 200 है। आदमी एक ऑफिस करने के लिए कोशिश करता है, कर लेता है, आज चौथा ऑफिस करे। राजकुमार क्यों लग रहा है इतने ऑफिस करने की इच्छा, या क्या पर्पस है इसलिए? सर कैसा है सर, जब कौन सी अगर कंपनी की एडवर्टाइज अगर करना है तो सर कंपनी को टीवी पे एडवर्टाइज डालना पड़ता है। तो मैं मेरा पूरा सर्कल मेरा एरिया कवर कर ले रहा हूँ सर, एडवर्टाइज ऑटोमेटिक हो जाती है कि भाई ये इधर, अब ये बहुत बड़ा काम है इसका। वो दूसरे लोग आप बोलते हैं सर बोर्ड देख के। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जब मैं उनके पास वो ऑफिस के बाद मैं जब जाता हूँ, मैं जब विजिट देता हूँ ऑफिस में हर एक दिन या 2 दिन, तो खाली ऑफिस में जाने के बाद में मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं वो सर्कल के वो लोगों को जाके मिल के आता हूँ। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, तो वो आके बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनसे बात होती है। तो पॉलिसी ऑटोमेटिक सर मुझे बनती रहती है मेरी। ऑफिस खोलने का वही मकसद है। वहाँ एक असिस्टेंट एक रख देता हूँ, प्रीमियम पॉइंट है अपने पास। तो अपन प्रीमियम पॉइंट पे सर 5 आइडिया दे सकते हैं सर, यानी पासवर्ड दे सकते हैं अपन, लॉगिन पासवर्ड 5 जनों को अपन दे सकते हैं, कैशियर आईडी। तो मुझे 5 करना है सर। तो उससे बेनिफिट सर ऑटोमेटिक सर एडवर्टाइज होके पॉलिसीज ऑटोमेटिक मिलती है, बड़ा एजेंट है, ऐसा है वैसा है, उसका एक नाम होता है सर। और वो करना चाहिए सर। आपने तकरीबन 2-1 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्चा होता है एक्स्ट्रा, लेकिन सर उसका 4 गुना पेमेंट निकल जाता है सर एक्स्ट्रा। और मैंने 2017 से करते आया हूँ सर। ये साल का टारगेट क्या है और किस तरह से करो? आपका रूटीन 4 ऑफिस होता है, लोगों को लगता है यार 4 ऑफिस दिमाग में आता है, 4 ऑफिस कैसे हैंडल करता होगा यार? 4 ऑफिस में खुद दुकान शटर उतरने के लिए कैसे जाता होगा? बराबर है? तो जरा उसमें बारे में बताइए कैसे शेड्यूल करते हैं? सर 8 वर्किंग लोग हैं मेरे पास काम करने के लिए। बोले तो 7 जन काम करते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर है सर, सब पे निगरानी रखने वाला। और सबका जब यस राजकुमार।
दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये जो जब ये स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए आया था, तब ये मैंने उसको स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स करके जो एजेंट अपना खुद का ऑफिस उतना सेट कैसे करे, स्टाफ को रिक्रूट कैसे करे, उसको क्या लेवल का ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको पैकेज कैसे देना चाहिए कि स्टाफ छोड़ के नहीं जाए। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि स्टाफ को रिक्रूट तो करते हैं, काम तो करना शुरू करता है, वो कलेक्शन का हो, सेलिंग का हो, कुछ भी, लेकिन उसको टिका के रखना, उसके लिए पैकेज कैसे डिजाइन करना, ये दोस्तों जब भी आएगा तभी आप जरूर करना। उसको बोलते हैं स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स, 2 दिन शाम को होगा। और उसी तरह से राजकुमार उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यस राजकुमार, आपका बीच में नेटवर्क नहीं था। सर यस बोलिए। सर ये मेरे पास टॉप सर 22 साल से एक है बच्चा, एक है 18 साल से, एक 16 साल से, एक 12 साल से, और 5 साल 6 साल के नीचे कोई नहीं है सर। यानी कहने का मतलब आप कस्टमर को जितना भगवान मानते हैं, कस्टमर से कितनी प्यारी सी बात करते हैं, कस्टमर को प्रेजेंट ले जाके देते हैं, कस्टमर के शादी में जाते हैं, कस्टमर के हर इसमें आप बोले तो दुख में खुशी में शामिल होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि सर वो भी स्टाफ अपना छोटा भाई है सर, तो उसका भाई सुख दुख अपना ही है ना सर। तो आप उसको अगर पहचानेंगे तो वो सर वो अपने को पहचानेगा। तो ये आपसे ही सीखा है सर। उसके लिए स्टाफ के लिए अलग क्या करते हो? सर अब करना क्या है सर, जिसका अगर जरूरत गिरी उसे, तो उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसको हेल्प की। ऑटोमेटिक सर उसे जो चाहिए वो मिल जाता है सर मेरे पास। जो मैं खाता हूं उनको खिलाता हूं सर। तो तो सामने यस वाले को अभिजीत, कोई कुछ पूछना समझो ऐसी चाहते दिक्कत नहीं आती सर। हैं? यस अभिजीत सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप ग्रामीण विभाग से है, तो क्या वहाँ पे रिबेट वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको सताती है? अगर सताती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? सर इसका भी राज सर कॉम्बो कोर्स है सर। आप बोलेंगे कि कॉम्बो कैसे क्या सर। मुझे रिपीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और किसको नहीं आता है सर। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख प्रीमियम अगर लेते हैं, वो तो 4 लाख दे रहा है, तू क्या दे रहा है मुझे। किसको नहीं आता सर रिपीट का प्रॉब्लम सर। लेकिन थैंक्स टू आई, थैंक्स टू अमर सर, वापस एक बार बोलता हूँ, कॉम्बो कोर्स का जो एबीसीडी कंसेप्ट है सर, मैं वो मैं बताता हूँ सर। आपके पास पहले का पॉलिसी कौन सा है सर, आप मुझे आप बताइएगा सर। उसके पास रहता है सर 14 नंबर 149, यानी एंडोमेंट पॉलिसी है, जीवन आनंद, या दूसरा कौन सा भी एलेक्स रहेगा, या कौन सा तो भी रहेगा सर। मैं उसको बताता हूँ कि मैंने कौन सा प्लान दिया और आप कौन सा लिए वाले, आप वो देखिए सर। आप प्रीमियम कितना भर रहे, उसके बाद आप पैसे कितने मिल रहे, वो मैं उसको कैलकुलेटर पे पूरा बता देता हूँ सर। और मैं कितना प्रीमियम भर रहा हूँ और मैं कितना दे रहा हूँ सर। रिबेट का प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको कि आप मुझे मांग रहे हैं सर, यानी मैं आपको खुद होके दे रहा हूं। आप मांगने के पहले, चलो ठीक है, आपको 10 लाख की आप पॉलिसी बनाए, आपको 2.5 लाख चाहिए, या सर आपको पूरा टोटल सर आपको 25 लाख चाहिए। आप तय करना है आपको कि आपको 25 लाख लेना है या 2.5 लाख लेना है। तो कस्टमर क्या बोलेगा सर, किसको तैयार होगा? यकीन है जैसे 25 लाख, ऐसे 25 गजेंद्र लाख भाई पे ने बोलेगा। थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें। गजेंद्र भाई ने एक प्रीमियम छोड़ा, उन्होंने कहा 1,34,000 का प्रीमियम उनको छोड़ना पड़ा कूलिंग ऑफ में, क्योंकि पार्टी को 25,000 रुपया क्या चाहिए था, रिबेट। बराबर है। कंसेप्ट ये है दोस्तों कि पार्टी बोलती है पहले साल का 25% दे, 30%। तो हमें राजकुमार ये बोलता है, थोड़ा सा क्लियर करूं मैं उसको, कि सर एक ही साल 25 चाहिए कि हर साल 25 चाहिए? राइट। एक साल 25% चाहिए कि हर साल चाहिए? अच्छा, सामने वाला एजेंट 1 साल दे रहा है, उसको पूछो हर साल 25% देगा क्या? करेक्ट। पहला तो एक कंसेप्ट दोस्तों, अपना कैंसर मिटाने वाला कंसेप्ट है एबीसीडी कंसेप्ट, जिसमें पार्टी, ये सब इंपॉर्टेंट वो है, और वो हम लोग करते हैं ना। इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रेजेंट, उसको कैसे लेना है। 1 2 3 4 स्टेप्स है, ABCD, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना दोस्तों, आपका डिबेट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। लेकिन ये क्या करना है, अभी आज तक एबीसीडी कंसेप्ट में कितने पॉलिसी बेची होगी? सर पूरा एबीसीडी है मेरा सर। तो भी कितनी पॉलिसी हुई? सर मेरे पास ना उमंग है ना मेरे पास उत्सव है। टोटली सर मेरे पास पूरा जीवन लाभ ही लाभ है। तो अभी इंपॉर्टेंट है, ये साल जैसे आपका, आपकी टीम भी है, कितने मेंबर्स की है? सर 44 है सर अभी।
44 टीम है, ये टीम को हाँ। किस तरह से आप हैंडल करते हो, उनके लिए क्या मोटिवेशन? सर सर मैं मोटिवेशन ये देता हूँ कि जब आईओ से अपन जब सीखते हैं सर कि भाई सवेरे उठना चाहिए, आपकी दिनचर्या का अपना प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए, आप किन को मिलना चाहिए उसकी आपकी यादी चाहिए, हर चीज सर मैं वही कंटिन्यू मैं फॉलोअप मैं उनको कर रहा था सर मैं, क्योंकि जब अपन सीखे तो वो चीज आपने मुझे क्या लगता है कि सर मैं जो बना हूँ तो मुझे लगता है कि वो उन्हें भी बनना चाहिए सर मेरे जैसा, उन्हें भी पैसे कमाना चाहिए। जिस जिस फील्ड में आप आ रहे चार पैसे कमाने के लिए आ रहे तो फिर टेक्निक से पैसे कमाइए आप। मैं वो भी बताऊं उनको कि भाई आप ट्रेनिंग करिए और आगे जाइए, ऐसा ऐसा कोर्स चलते हैं, ऐसा ऐसा है। तो मैंने वो इम्प्लीमेंट करा रहा भी और किया भी सर मैंने, तो उसमें से मुझे रिजल्ट भी अच्छा रहा है सर। सर मैं नांदेड़ डिवीजन का मैं सर पहला सीएल आया हूँ कि जो मैं खाली 3 महीने में सर मैंने सिल्वर ब्रिगेडर लिया पिछले 24 में, यानी सितंबर 23 में मैंने सीएलआईशिप लिया सर, लेकिन काम दिसंबर से किया और 3 ही महीने में सर मैंने ब्रिगेडरशिप लिया मैंने सिल्वर की। और सर अभी मैं डायमंड में आ गया सर 21 साल में, जो पहला हूँ सर मैं जो डायमंड में वन टाइम में आया, एकदम फर्स्ट टाइम में मैं इधर आया हूँ। तो मुझे गजेंद्र भाई से आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एकदम बोले तो जैसा, तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्या, वो जब उन्होंने आईवी से जुड़े तो मैं भी आईवी से जुड़ा हूँ। तो मुझे भी लगता है कि सर मैं भी आज 150-200 तक मैं ले जाऊं और वो लोगों को पूरा आपके फैक्ट्री में लाके बिठा दूं और वो पूरा काम आप करेंगे और और उनका भला होना बस। आप आज आपने गजेंद्र भाई को सुना, वो भी टीम है, 125 की टीम है, उनसे आपने इंस्पिरेशन लेके क्या डिसाइड किया कि आप कहां तक पहुंचने की कोशिश किया टारगेट के हिसाब से? बस सर मुझे प्लेटिनम ब्रिगेडरशिप में आना है सर फर्स्ट इस साल, उसके और लिए 3 एमडीआरटी कराना है सर, वो भी पहला प्लेटिनम ब्रिगेड। अब वो तो मुझे कंसेप्ट मालूम नहीं क्योंकि मैं 1 साल में ही आया, लेकिन मुझे आज पता लगा कि वो प्लेटिनम बोले तो खाली 3 ही लोग आए, तो मैं भी उसमें आना चाहूंगा। चौथा नंबर मेरा रखिए गजेंद्र भैया, तुम्हारे पीछे। राजकुमार जी, अभी आपने जो आपका टारगेट बताया ना, बिलीव करिए आज आपके गुरु अमोल सर का बर्थडे है। आपको बर्थडे का गिफ्ट उनको ये टारगेट पूरा करके देना है, क्या प्रॉमिस? यस सर, हैप्पी बर्थडे सर। जैसे तो जन्मदिन तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं, समय बीतते जाता है, मेरा लेकिन एक है सर मेरा नसीब है कि आपको हुबेहू देख के मैं आपको बर्थडे विश किया सर। तो दोस्तों ये भाईंदर में आया था, घर पे भी आए थे, पूरे टीम के साथ आए थे, 4 लोगों के साथ कोर्स करने। मैं बोलता हूँ ना कि कभी कभी जहाँ जहाँ बोलते हैं ना मराठी में का जिथे पिकत तिथे बिकत नहीं। भाईंदर जैसे छोटे से यहाँ कोर्स था, लेकिन ये नांदेड़ मेहकर भोकर गांव से लोग लेके आए थे और आए थे। इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपका जुनून, आपका पैशन। और सीखने के लिए बच्चे को अगर लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस भेजना अगर चाहते हैं, तो एक सेमिनार के लिए आप कोई जोग्राफिकल बाउंड्री पार करके अपने नजदीक के शहर में नहीं आ सकते। जरूर आ सकते हैं नहीं। अगर वो इच्छा हो तो। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, इच्छा तिथे मार्ग। तो ऐसे सेमिनार्स की सीरीज लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं ऐसे अगणित बहुत सारे ऐसे, राजकुमार पिंचा हो, गजेंद्र सिंह खैर हो, मान लीजिए जो आप गगन को छुए, घर में बहुत सारे पैसे आए, आपकी अचीवमेंट हो, ब्रिगेडशिप हो, सीओटी टीओटी सब मिले। लेकिन इसके लिए एक है, बोला ना, सीमा लांघनी पड़ेगी। हमारे लिए एक गाना बना है दोस्तों, हमारे सबके लिए गाना बना है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है, क्या है, किसका घर? दोस्तों पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, घर से निकलते ही। तो पहला कदम क्या है ना, किसके भी घर में जाना है पॉप्स के, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, सीमा लांघनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लिमिटेशंस को, चैलेंज है, अपने आप को चैलेंज से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार अभी समझो नांदेड़ में है राजकुमार पिंचा, सेमिनार है पूना में, तो ये नहीं सोचना है कि नांदेड़ में होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे मालूम है राजकुमार का पंच का सोच नहीं है, पुणे छोड़ दो, वो तो भाईंदर मुंबई तक आया था। तो ये जब ये सीमा लांघते हैं ना अपने बैरियर्स की, कि मैं ये नहीं कर सकता, दूर नहीं जा सकता, तभी ऐसे परफॉर्मेंस आते हैं, ऐसे टारगेट अचीव होते हैं। तो आपके नजदीक के शहर में, नजदीक नजदीक बोला तो ऐसा नहीं कि दो चलते चलते 2 किलोमीटर की चल रहे हैं,
बराबर है ना। नजदीक बोला तो अभी नांदेड़ से पुणे आ सकते हैं, जब भी छत्रपति संभाजी नगर में होगा तभी हो सकते हैं, नांदेड़ में भी होगा सेमिनार, क्यों नहीं। नांदेड़ में बेसिक प्लान कर रहे हैं मई महीने में, नांदेड़ में बेसिक कोर्स प्लान कर रहे हैं मई महीने में, तभी आ सकते हैं। लेकिन पहले अभी क्या, तब तक रुकना नहीं है कि जब भी नांदेड़ में होगा तभी आऊंगा, नो। जब भी चंडीगढ़ में होगा तभी दिल्ली आ जाओ ना, तब तक आ जाओ, तब तक कुछ शुरू हो जाए। पूना में है, नासिक में, नासिक है, नासिक के आसपास कितने हैं, आ सकते हैं उधर भुसावल वगैरह से। मुंबई, मुंबई तो दोस्तों मुंबई में चंडीगढ़ से लोग आए हैं, चंडीगढ़ से लोग आए। और कमिटमेंट कोर्स में एक दिन के सेशन में दोस्तों सुबह सुबह 7 बजे भी 3 घंटे के सेशन के लिए नासिक, वापी, सूरत, पूना, यहाँ से लोग आते हैं एक दिन के सेशन के लिए, फुल डे कमिटमेंट। तो क्यों नहीं 9 तारीख को भी ऐसे ही समझो, इट्स लाइक एज अ महाकुंभ मेला। तो मिस मत करो। मुंबई की तो बहुत कम टिकट है, बाकी बहुत कम सीट्स है, क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रुप बुकिंग की है। किसी डीओज ने अपने इसके लिए, अभी जैसे गजेंद्र भाई ने कहा सूरत में 11 तारीख को है, 25 लोग तैयार है ऑलरेडी, बढ़ेंगे और अहमदाबाद में ग्रुप में आ रहे हैं। क्यों नहीं, ये जैसे अभी क्या बोलते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला था, क्या हर बंदा चाहे जाके आए, जाके आए। अच्छा, क्या मुंबई से नहीं गए प्रयागराज, नासिक से नहीं गए प्रयागराज, नांदेड़ से गए, बहुत सारे लोग गए। तभी आपने सोचा क्या, अरे बाप रे इतना दूर है, टीवी के ऊपर बता रहे थे, अरे कितना क्राउड, गर्दी, लोग मर गए, फिर भी लोग गए। इतना सुनने के बाद, क्योंकि आपका इरादा पक्का था, आपका इरादा पक्का था। और जब इरादा पक्का होता है ना, तो कोई भी सीमा, कोई भी प्रॉब्लम बीच में नहीं आता। तो यही मकसद से क्या करना चाहिए, अपने नजदीक के शहर में जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें अटेंड कीजिए। ग्रुप में तो डिटेल डाल ही रहे हैं। यस अभिजीत जी, यू वांट टू। दोस्तों, बिलीव करिए दोस्तों, आज हमने गजेंद्र जी को सुना, आज हमने राजकुमार जी को सुना। उनके माता पिता ने जो नाम रखा है बराबर सोच समझ कर रखा था। गजेंद्र मतलब साक्षात इंद्र, और राजकुमार मतलब राजकुमार होते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आज के इस हमारे इस वेबिनार का एंड करूंगा। दोस्तों, एक बार एक राजा थे। उस राजा ने अपने प्रजा का मन जानने के लिए एक अजीबोगरीब एक कोशिश की। उन्होंने ऐसा किया कि रात को जो एक रास्ता जा रहा था, सबसे बड़ा रास्ता, उसके बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर रखवाया। और रखवाया तो जैसे सवेरा हो गया, लोग आना शुरू कर गए। तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था, लोगों के मन की अवस्था देख रहा था क्या होता है। अब लोग आ रहे थे, पत्थर के पास आ रहे थे और सोच रहे थे अरे बाप रे इतना बड़ा पत्थर, हम वहां कैसे जाएंगे। तो लोग वापस अपने घरों में वापस जा रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ी लेके आ रहे थे, घोड़ा गाड़ी लेके आ रहे थे, सब लोग वापस जा रहे थे, वापस जा रहे थे। तो राजा ने देखा सवेरे से लेकर दोपहर तक साला कोई भी आदमी पत्थर को मतलब उसको उठा के फेंके, ऐसे किसी के दिमाग में नहीं आया। सब लोग रिटर्न जा रहे थे, रिटर्न जा रहे थे। अच्छा, कुछ लोग तो पत्थर के अगल बगल से थोड़ा रास्ता निकल निकल कर जा रहे थे। एक दोपहर के समय में एक किसान आया, उसके ऊपर मतलब लकड़ियों का पूरा भार था। हालांकि वो बगल से जा भी सकता था, लेकिन उसने कहा पता नहीं सारे लोगों को कितना परेशान हो रहा है, मुझे भी परेशानी होगी। उसने वो लकड़ी बाजू में रखा। और किसान जो धरती चीर कर अगर अनाज उगा सकता है, तो पत्थर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बड़े जोर लगा के उस पत्थर को धीरे धीरे करके रास्ते के उस पार फेंक दिया। लेकिन जैसे उसने देखा पत्थर जहां पे था ना, उसके नीचे एक थैली थी। उसे वो थैली को खोल कर देखा, उसमें हीरे थे, हीरे थे, मोती थे। और बिलीव करिए, सारे लोगों ने कहा अरे ये तो राजा के पास जाना चाहिए, राजा का धन है, राजा के पास जाना चाहिए। उतने में राजा प्रकट होकर कहता है अरे ये धन मैंने ही रखा था, ये सबके लिए रखा था, लेकिन मैंने कंडीशन डाली थी कि जो इस पत्थर को हटाएगा, मतलब अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा मार्ग बनाएगा, ये धन उसी को मिलेगा। और इसका हकदार ये किसान है। दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए वाकई वो धन रखा हुआ है। केवल पत्थर बीच में है, कौन से? एमडीआरटी के, सीओटी के, टीओटी के। बस आपको जोर लगा कि उस पत्थर को हटाना है। वो धन, वो पैसा, वो इनकम हमारे लिए बनाई गई है। तो मैं चाहता हूं आज हमारे जो वक्ता थे, राजकुमार जी है, गजेंद्र जी, उन्होंने वाकई ही उसी किसान की तरह उस पत्थर को हटा हटा के बाजू में किया, और आज वो मोतियों में खेल रहे हैं।
सो दोस्तों, गजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने मधुर वाणी से, जबरदस्त वाणी सर, से थैंक यू वेरी मच। सभी को एकदम जबरदस्त इंस्पायर कर दिया। राजकुमार जी, आपने भी बहुत बढ़िया अपना सेशन ये किया, बहुत सारे लोगों को आइडियाज मिला। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आज आईओई, क्योंकि कल आप देखिए, कल हमारे रामचंद्र जी ने बहुत बढ़िया काम किया था, रामचंद्र ये प्रभु देसाई जी ने, कि अगर शर्ट पहनना है, ऊपर का बटन गलत हो गया तो नीचे के सारे बटन गलत हो जाते हैं। वैसे बिजनेस में अगर आपका अप्रैल मई जून बेकार गया ना, लगभग पूरा साल आपका बेकार जाने की कगार पर आ जाता है। इसीलिए आईओई चाहती है कि आपका पहले शुरुआत ही जबरदस्त होना चाहिए। अप्रैल में ही सही अगर बटन सही जगह पर फिट हो जाए तो पूरे साल भर का आपका जबरदस्त कार्यक्रम हो जाए। तो यही मानकर हमने ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हमने प्रोग्राम रखे हुए हैं। और बिलीव करिए, अहमदाबाद में तो जबरदस्त रिस्पांस है, मुंबई में सुपर रिस्पांस है, इवन सूरत, इवन कोलकाता, इवन दिल्ली, कमाल का रिस्पांस है। मैं चाहता हूं दोस्तों, आप और हम मिलकर, एक ही इंटेंशन है, हमारी एलआईसी मजबूत हो, एलआईसी मजबूत हो, और हमारे देश के घर घर में बीमा पहुंचे। और घर घर में बीमा पहुंचे, लोगों का पैसा गलत जगह पे जो इन्वेस्ट हो रहा है वो बचे, और लोगों के परिवार को सुरक्षा मिले। यही एक एम हमने रखा है, और इस एम के लिए आप सब लोग हमारे साथ हो, यही मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अमोल जी, एंड आपको करना है, आप एंड करिए। यस, आज बर्थडे बॉय जैसे है, आज तो मैं चाहता हूँ एंड दोनों आपकी ओर से हो। सो दोनों है। जैसे गजेंद्र भाई, आज देखो दोनों मिस राजकुमार को भी आज इसके लिए रखा साथ में, क्योंकि उसका भी विजन खुल जाए। और राजकुमार, गजेंद्र जी सामने है, आपका जो टारगेट है वो गजेंद्र जी के सामने वापस कीजिए, शायद आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आपको कौन सा टारगेट करना है सर राजकुमार? मुझे प्लेटिनम ब्रिगेडशिप बनना है सर। यस सर। मेरा और नंबर और ले और लीजिएगा, सर, अमोल सर और से खुद मेरा का नंबर ले सीओटी, लीजिएगा। और यस, खुद का सीओटी करना है। हाँ, पक्का यही पक्का, अमोल काम सर से हम, मेरा नंबर ले लीजिएगा। यस यस यस, हाँ सर। यही काम करना है। एक दूसरे को क्या करना है, हम इंस्पायर कर रहे हैं, है ना? कि गजेंद्र को जी को अच्छा लगेगा कि मेरी बात सुन के अगर एक छोटे से गांव से राजकुमार अगर वहां तक पहुंचना चाहता है, तो सबसे खुशी शायद गजेंद्र भाई को होगी। उनको 1 रुपया नहीं मिलने वाला, हाँ, लेकिन जो खुशी मिलेगी उसकी कोई प्राइस नहीं होगी, वो बिल्कुल सर। वैल्यू ज्यादा यस। होगी। वो चीज है, एक दूसरे को हम इंस्पायर करें, एक दूसरे का साथ दें, और यही कल्चर 200 वर्षों से यहाँ शुरू किया है। तो ये कल्चर के लिए मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा। आज 7 तारीख है, और एक दिन है आज, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, जागतिक आरोग्य दिन। जागतिक आरोग्य दिन है आज। उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर जगह अपॉर्चुनिटी की कोशिश करो, बराबर है? जागतिक आरोग्य दिन है। आरोग्य तो अच्छा रहता ही है, लेकिन आरोग्य अच्छा रखने के लिए कंटिन्यू पैसों की भी जरूरत है। क्यों नहीं हम आज एक सोचे कि एक कम से कम एक प्लान आज बेचे, जीवन उत्सव हो, जीवन उमंग हो, प्लान कोई भी हो, लेकिन एक, वो बोलते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, हिंदी में, पीने वाले को पीने का आना आगे का चाहिए। मालूम है आपको, वो बराबर मालूम है। लेकिन मैं बोलता हूँ, पॉलिसी बेचने के लिए भी एक बहाना देखा काम, आना चाहिए। एक बहाना कि मुझे बेचना है। और ये जब भी सोचता है ना एक अभिकर्ता कि मुझे बेचना है, तभी पॉलिसी बिकती है। चौथा पिलर बेसिक कोर्स का, पॉलिसी कैसे बिकती है। दोस्तों, यही कोट के ऊपर मैं आपकी सबकी रजा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई। बहुत मूल्यवान समय उनका होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, 125 लोगों की टीम हैंडल करना, खाली हैंडल नहीं करना, उनको थैंक यू वहां सर। तक लेके जाना, गाइड करते रहना, नर्चर करते रहना, और सब चीज करना। वैसे ही राजकुमार पिंचा छोटे से गांव से, नेटवर्क का प्रॉब्लम चैलेंज है, लेकिन बोला नहीं चलो नेटवर्क भी, ये सब है ना, ये बड़ा पत्थर है रास्ते वाला जो अभिजीत सर ने, ये सब बहाने हैं। इतना दूर है शहर, इतना दूर है, बहाने हैं। ये पत्थर को बाजू में करो, और जो जो जहां सिटी में सेमिनार अटेंड करो। और सबसे बड़ा माइंडसेट, बड़ा पत्थर है ना, हीरे हर साल चाहिए, दैट इज कमिटमेंट। अभी भी कोई बाकी है, एरिया एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करके ये पत्थर बाजू में करके हीरो की खान देने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। प्रवीण थैंक जी यू। क्लोज कर।